नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय और प्रियंका। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और भारतीय बाजार की शुरुआत तो काफी अच्छी, हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी हुई है, लेकिन इस वक्त विदेशी बाजार से संकेत जो हैं वो डाउन साइड के नजर आ रहे हैं, चाहे अमेरिकी बाजार हो या एशियाई बाजार हो। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत, बुधवार की शुरुआत। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग अजय। सेंटिमेंट्स कल तो बाजार से, डोमेस्टिक मार्केट से अच्छे थे, लेकिन इस वक्त ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है अजय? गुड मॉर्निंग प्रियंका, मानसी। देखिए, ग्लोबल सेटअप को अगर आप इमीडिएट कल के नंबर देखेंगी तो आपको 1-1.5% डाउ और नैस्डैक नीचे नजर आएंगे, क्योंकि रीजनल बैंक के नतीजे थोड़े गड़बड़ आ गए। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं अभिषेक को बाहर यही बता रहा था कि रीजनल बैंक्स बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। सबको मालूम था कि रीजनल बैंक के डिपॉजिट बेस, जब एसवीबी में मामला हुआ, सिग्नेचर बैंक में मामला हुआ, तो सब लोग अपने कमजोर दिखने वाले रीजनल बैंकों से पैसा निकालने लगे, तो डिपॉजिट वहां पे गिर गए। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह से बाजार गिरा है, वो शायद शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। यूएस मार्केट में बड़ी बात यह है कि जो मेगा टेक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, उन सब के नतीजे ठीक आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप देखें कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस के आसपास आ गया यूएस मार्केट। लेके आइए यूएस मार्केट का चार्ट डायरेक्टर साहब, और आप देखिए कि वहां पे बॉन्ड यील्ड्स एकदम काम डाउन है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स 101 के करीब आ गया है, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। डैक्स तो कल हरे निशान में बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट से ही मामूली मुनाफा वसूली हो रही है। अब 2-3 दिन यहाँ से थर्सडे और फ्राइडे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूएस में जो पीसीई डेटा होता है, जिसको फेड देखता है, वहां पे वो डेटा निकल के आएगा फ्राइडे को, जिस पे हम मंडे को रिएक्ट करेंगे। थर्सडे फ्राइडे में भी कुछ और इंपॉर्टेंट यूएस में डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा है। उनकी कमजोरी यूएस मार्केट ज्यादा रीड करेगा रादर देन अर्निंग्स। और अर्निंग्स में भी एक छोटा तबका कमजोर आया, रीजनल बैंक। अदरवाइज अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट के नंबर तो अच्छे आए। कुछ कंजम्पशन कंपनी ने, जैसे मैकडॉनल्ड्स, लोग बर्गर खाते हैं, उसके नंबर अच्छे आए। तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट का जो सेटअप है अभी, वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। ओके, तो सेटअप ठीक नजर आ रहा है। और वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट के नंबर्स मार्केट आज के बाद आए, तो रिएक्शन से फ्यूचर्स जब भी ऊपर है, आप रिएक्शन भी फॉलो ट्रेड में देखेंगे। ठीक है, चलिए हेडलाइन से में कैप्चर करते हैं और किन स्पेसेस से मूव, और इंडियन बाजार के लिए आज कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं। डाउ कल 350 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर हुआ बंद। नैस्डैक और एस&पी भी 1.5 से 2% तक टूटे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट के अच्छे नंबर्स से यूएस फ्यूचर्स में बढ़ा। एशियाई बाजारों में दबाव। एसडीएक्स निफ्टी करीब 30 अंक गिरकर 17,750 के पास। चीन, हांगकांग और जापान के बाजार आधे % नीचे। स्लोडाउन की चिंता और डॉलर में मजबूती से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट 2% गिरकर $81 के भी नीचे। सोना हल्की बढ़त के साथ $2005 के करीब। चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर के अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 20% बढ़ा। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस की ब्याज से आय में 30% का उछाल। बजाज ऑटो के एस्टिमेशन से अच्छे नंबर्स। चौथी तिमाही में रेवेन्यू करीब 12% बढ़े। नंबर्स के बाद जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले की ओवरवेट की राय बरकरार। मारुति और बजाज फाइनेंस के नतीजे आज। मारुति की आय 21% बढ़ने का अनुमान। बजाज फाइनेंस के मुनाफे में 23% उछाल की उम्मीद। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के नंबर्स आज। एचडीएफसी लाइफ की ग्रॉस प्रीमियम आय 25% बढ़ने का एस्टिमेशन। एसबीआई लाइफ के मुनाफे में भी 23% उछाल की उम्मीद। एल&टी टेक्नोलॉजीज, पूनावाला फिनकॉर्प, सिंजीन के नतीजे आज। वोल्टास, कैनफिन होम्स, भारतीय इंफ्राटेल के नतीजों पर भी रहेगी नजर। फोकस में रहेगा एमसीएक्स का शेयर। शशांक साठे ने सीटीओ के पद से दिया इस्तीफा। चीफ डिजिटल ऑफिसर डॉक्टर एन राजेंद्र को मिला जिम्मा। टेलीकॉम कंपनियों के दम पर चलेगी भारत की डिजिटल स्टोरी। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा, 20 साल में 3 बड़े मुश्किलों से बाहर निकलकर एयरटेल बनी मजबूत कंपनी। और पहले दिन 15% भरा। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ इशू से करीब
4326 करोड़ जुटाएगी कंपनी। प्राइस बैंड 1026 से 1080 के बीच। और ग्राहकों के पैसों को बैंक्स में गिरवी नहीं रख पाएंगे स्टॉक ब्रोकर्स। जमा रकम पर नहीं मिलेगी बैंक गारंटी। नया नियम 1 मई से लागू। चले, तो ये तो हेडलाइंस रही। अब 4 बड़े ट्रिगर्स पर भी नजर डालते हैं। पहले तो यूएस मार्केट से अभी फ्यूचर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं, चाहे भले आपको दबाव में दिखाओ, क्योंकि मार्केट आज के बाद ये सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज की रोल आउट हुए, अर्निंग्स की, और अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आज देखना होगा कि क्या टेक्नोलॉजी स्टॉक को यहाँ से कोई सपोर्ट मिलता है। दूसरा बड़ा इंडियन मार्केट्स में जो ट्रिगर रहेगा वो नंबर्स के अर्निंग्स के दम पर किस तरह का ट्रेड दिखेगा। कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर हो, बजाज ऑटो, वहाँ अच्छे नंबर्स आए हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर आज नजर रहेगी। आज मारुति, बजाज फाइनेंस पूरा वीक के हैवी वेट्स का इंडेक्स हैवी वेट्स के नंबर्स का है और लगातार इससे बाजार को डायरेक्शन मिली। बजाज फाइनेंस कल भी ऊपर था, क्या ट्रेड आज भी बनता है? मारुति थोड़ा सॉफ्ट था, इस पर क्या करना चाहिए बात करेंगे। और साथ ही एट द सेम टाइम मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स आई है पहले दिन की, वो लगभग 15% है। तो ये तो रहे 4 बड़े ट्रिगर्स। तो ग्लोबल मार्केट्स को तो हमने टच बेस किया कि वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनल बैंक्स की वजह से थोड़ा सा बैंक्स ऑफ है। इनफैक्ट आप अगर डोमेस्टिक मार्केट को भी देखें ना अजय, कल इंडियन मार्केट्स में भी अच्छी तेजी थी। 17,800 तो आपने ऑलमोस्ट टच कर ही लिया था। बैंक निफ्टी ने अच्छे खासे हाईज दिखाए। 3 महीने के इंट्राडे हाई पे बैंक निफ्टी था, लेकिन ये बात भी है कि अब थोड़ा ओवरसोल्ड जोन भी है। देखिए क्रूड देख रही है, और क्रूड भी देख रहे हैं। क्रूड देखिए 80 के पास है। क्रूड ऑयल का 80 के पास आना लोग समझते नहीं है। मैं कई सालों से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रूड का फॉल बैंक निफ्टी का ट्रेड होता है, मुझे याद है। और इसलिए $80 पे क्रूड आया पड़ा है। हाँ। और आपको बैंक निफ्टी 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे 43,000 फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम पहुंच गए। करेक्ट। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? डॉलर इंडेक्स का गिरना और क्रूड का गिरना वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है। और जैसे कौन सी मूवी थी वो शाहरुख खान की कि जो बुरी खबर होती है ना, वो आने वाली अच्छी खबर की जो है पहले कुंजी होती है। जी हाँ। तो ये जो पिछले 3-4 महीने में अंडर परफॉर्म किए हैं, ये एक्चुअली इंडिया को इस समय सपोर्ट कर रहा है। इस समय लास्ट हफ्ते 10 दिन से इंडिया वापस पार्टिसिपेट करने लगा है बहुत जबरदस्त तरीके से ग्लोबल मार्केट में। बिल्कुल। कल हमने 17,810 का लगभग हाई बनाया है और ऑलमोस्ट 43,000 का बैंक निफ्टी पे। और ये तब हो रहा है जब एफआई की सेलिंग थम गई है। 400-500 करोड़ की एफआई सेलिंग को मैं कुछ भी नहीं मैं मानता भी नहीं। दूसरी बात ये कि हमने इंटैक्ट कर रखे हैं। ऑफ हाइज बंद हुए हैं, बट आप उसको मत देखिए। पुल बैक पे खरीदारी का माहौल पूरा का पूरा बैंक निफ्टी और निफ्टी में बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। Correct. और जो निफ्टी के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप आईटीसी को देख लीजिए, आप रिलायंस को देख लीजिए, एशियन पेंट्स को देख लीजिए, एलएनटी को देख लीजिए, आपको बारी बारी से वो स्टॉक हरे निशान में और सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इधर आप बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो आपको एसबीआई, इनफैक्ट फाइनेंशियल्स की बात करें, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ये प्राइवेट बैंक का तो एक बार के लिए गेम ओवर हो गया क्योंकि 3-4 नंबर आ चुके हैं। करेक्ट। अब पीएसयूज और दूसरे फाइनेंशियल्स एसबीआई चल रहा है, ऑलरेडी चलना चालू हो गए, पूरे बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बारी बारी से। और आपको मतलब ये बात का ताज्जुब हुआ कि अप्रैल महीने में मिड कैप स्मॉल कैप 5% इंडेक्स ऊपर है। कल मिड कैप तो आउट परफॉर्मेंस जबरदस्त हो रहा है। जो मैं आपको 3 महीने से बोल रहा हूँ कि गेम सारा मिड कैप स्मॉल कैप में है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे फंड बता सकता हूँ, इंटरनेशनल फंड्स, एफआईआई फंड्स जो इंडिया के मिड कैप में बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक। तो इंडियन मार्केट में न्यू एज टेक में बाइंग शुरू हो गई है। करेक्ट। जोमेटो, नायका छोड़ दीजिए, वहां नहीं। और वहां तो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े दिग्गज, टाटा, रिलायंस, अंबानी, इतना बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। करेक्ट। बट उसके अलावा जहां पे कंपटीशन नहीं है, जोमेटो को कोई कंपटीशन नहीं है, पीबी फिनटेक को कोई कंपटीशन नहीं है, उन सब जैसे न्यू एज स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। तो ये बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट में भी सेटअप इससे बहुत हेल्दी है। और ऑफ कोर्स एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी के सामने हमारे पास है क्या? हमारे पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपायरी है तो एक बार के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी। इस बार ये उम्मीद होने की, क्योंकि जिसने हमने लॉन्ग अनवाइंड कर दिए, फिर अगर नीचे आपको भाव नहीं मिले तो पॉइंट ये है कि रेंज क्या खेलने का, 17,500 17,600 नीचे में, ऊपर 17,800 900। बैंक निफ्टी में 43,000 42,900 एक तरह से नियर टर्म रेजिस्टेंस है। और आपको 500 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे पुल बैक इंट्राडे आता है। बेधड़क आप पोजीशन लीजिए। बाजार का स्ट्रक्चर इस समय काफी बढ़िया नजर आ रहा है। काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस वक्त बाजार आपको मौके भी लगातार दे रहा है, रेंजेस और साथ ही ट्रेडर स्क्रीन आपके टीवी स्क्रीन पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2 मंथली एक्सपायरी के बाद एक वक्त
पैसा आया है, जबकि एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और बाजार में हम देख रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्सेस और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं। लेकिन मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, एफएनओ की पोजीशनिंग में रोल ओवर के डेटा कैसे हैं और क्या शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड अब भी बरकरार है, ये जानना काफी जरूरी है। डिम्पी हमें बताएंगे। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप रोल ओवर के हिसाब से देखें वो तो बिलो एवरेज है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 34% का रोल ओवर अभी निफ्टी पे है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना मोमेंटम है। जब मार्केट के अंदर मोमेंटम होता है ना, लोग आखिरी मोमेंट तक अपने सौदे काटने के लिए रुक जाते हैं। तो सौदे कटेंगे पहले, फिर रोल बढ़ेगा। इसलिए आप देख रहे थे कल जब चॉपी मार्केट हुआ तो रोल का फिगर एकदम से बढ़ा, 42% आ गया बैंक निफ्टी पे। हालांकि हम एवरेज से तो कोसों दूर हैं, अभी हमारे पास 80 पॉइंट चाहिए, यानी कि हमको रोल ओवर जस्ट डबल करना पड़ेगा अपनी पोजीशंस का, तब हम एवरेज पे आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। और आज और कल का ही दिन आपके पास बाकी है। फिर हमने कॉस्ट भी निकाली हुई है रोल ओवर की, एक्चुअली में कितना खर्चा पड़ रहा है इस बार के निफ्टी को अगर हम रोल करके जा रहे हैं तो 70 पॉइंट आपको और महंगी हो जाएगी निफ्टी, और अब 90 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी महंगी हो जाएगी अगर आप पोजीशंस को अगले मई के अंदर लेके जाना चाहते हैं। ग्रासिम, नौकरी, एमआरएफ जैसे शेयर्स हैं जहां पे रोल ओवर का नंबर जो है काफी स्ट्रांग है, और एचडीएफसी, आईटीसी, आईडीएफसी ये कुछ एक वो शेयर्स है जहां पे रोल ओवर का नंबर काफी कमजोर है, यानी कि कम है। इन दोनों नंबर्स को बताने का पीछे पर्पस यही है कि यही 6-7 शेयर अगली सीरीज के सुपरस्टार या सुपर विलन बनने जा रहे हैं, क्योंकि हाई रोल ओवर और लो रोल ओवर दोनों ही अगली सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मिड रोल ओवर को हम छोड़ देते हैं, आपने कई बार देखा होगा। आ जाते हैं आगे सेक्टोरली। बैंक, मेटल, एनर्जी के अंदर रोल ओवर काफी पॉजिटिव है, फार्मास्यूटिकल और आईटी के अंदर नहीं है। आईटी और फार्मा में जो डर का भय है वो इसी सीरीज के साथ खत्म होगा, और फिर आगे चल के देखेंगे कि वहां पे और क्या बनता है। ये पॉजिटिव रोल ओवर वाली प्लेट हम आपके लिए लेके आए हैं। अब आते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है। देखिए इस सीरीज के अंदर क्योंकि अप्रैल खत्म हो रहा है तो ज्यादातर सौदे अब मई के अंदर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग तो हो रही है मई वाली सीरीज, अप्रैल वाली सीरीज में, लेकिन मई वाली सीरीज में भी ठीक ठाक बिल्डअप है, ऐसा नहीं कि इसको खराब बोलेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको कल परसों तरसों 4-5 दिन से बता रहा हूं, अगर आपके पास पक्का सपोर्ट है तो ये भी मान के रखिएगा आपके पास पक्का रेजिस्टेंस भी है। 17,800-850 आपका रेजिस्टेंस एरिया है, और निफ्टी के पास 42,850 एक रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा हो तो कल का हाई जाके चेक कर ले, 42,865 का बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है, उसके बाद वो नीचे आ गया है। इसलिए रेजिस्टेंस का एरिया पार करना जरूरी है। आप अगर अभी अजय आपको दिखा देंगे नेस्डेक वाले चार्ट से, वहां पर भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर वहां भी ब्रेकआउट नहीं है और यहां पे भी हम रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं तो डीकपलिंग चाहिए आपको। अगर डीकपलिंग नहीं हुई तो आप भी हल्का हल्का नीचे आएंगे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आपके लिए रख दिए हैं। आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का डाटा चेक करेंगे तो करीब -29% का ओआई है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी हुई है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में देख रहे हैं तो आपको पॉइंट्स में ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखेगा। कल दिन भर का मजा ऊपर नीचे करने के बाद आप बहुत ही शांत बंद हुए हैं। 42,000 का इंडेक्स अगर कल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 42 पॉइंट बंद हो तो फिर ये क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पॉइंट्स में अब आपको गेन शायद धीरे धीरे मिलेगा जब तक आप इस रेजिस्टेंस एरिया को पार नहीं करते, जो कि 42,850 का है, जो कल का हाई भी है। आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशो पे। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है। यही पुट कॉल रेशो आपको ये कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि बाइंग और डिप्स कीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि यही पुट कॉल रेशियो आपको थोड़ा फंसा भी सकती है, इसलिए अपने पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुकिंग वाले कंसेप्ट में भी जरूर डालेगा। रही बात इंडिया विक्स की, 1.25% वो टूटा है। कल 14,000 करोड़ रुपए की सेलिंग इंडेक्स ऑप्शंस पे हुई है, कैश पे हुई है, इसका मतलब रेजिस्टेंसेस पक्के हो रहे हैं। लास्ट में चलते चलते मैं सिर्फ लॉन्ग होल्डिंग्स बता देता हूं। 45% की एफआईस की लॉन्ग होल्डिंग है। सीरीज जब शुरू हुई थी तब वो 10% थे, अब वो 45% है, तो एफआईस के दम पर ही आप यहां तक आए हो। रही बात रिटेल ने जैसे से बाजार ऊपर गया उन्होंने माल बेचा, वो 60% लॉन्ग रखते थे, आज वो 50% लॉन्ग रखते हैं। तो कुल मिला के ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जब पैसा गया तो इसी की वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सामने रेजिस्टेंस है, इसको नोटिस जरूर कीजिएगा। ये आप हमें बता रहे हैं बैंक निफ्टी में भी ओवरबोथ जोन है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऊपर का कैप हो सकता है, बढ़त तो है, लॉन्ग का सेंटिमेंट तो है, लेकिन ऊपर कैप हो सकती है इंडेक्स पे। ठीक है डिम्पी, शुक्रिया ये सब कंपाइल करने के लिए। लेकिन दूसरे और कौन से बड़े स्पेसेस हैं, बड़े सेक्टर्स हैं, शरद बताने के लिए हमारे साथ त्रिमूर्ति सेगमेंट में बने हुए हैं। शरद बताएं। मॉर्निंग
जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा CMS इन्फो सिस्टम्स और यहाँ पे डील एक्टिविटी हो रही है। ICICI प्रू ने जो है लगभग 8 लाख शेयर्स की जो है बाइंग की है ओपन मार्केट से और ऑलरेडी यहाँ पे इनका जो है 2.68% स्टेक जो है ऑलरेडी कंपनी में है और ये जो है ऑलमोस्ट 0.5% स्टेक है। इसके अलावा जो बात करें स्टर्फक्राफ्ट में इमर्जिंग बिजनेस फंड ने भी एक्विजिशन किया लगभग 1% स्टेक का और याद रखिए इस कंपनी में आशीष कचोलिया का 1.75% स्टेक है। दूसरा स्टॉक फोकस पे रहेगा MCX और उनके जो CTO हैं शशांक साथे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है और याद रखिए कंपनी में एक प्रेशर बना था क्योंकि उनके जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट थे वो बहुत हाई लेवल्स पे थे क्योंकि ऑफ कोर्स TCS की जो है ऑनबोर्डिंग होने वाली थी लास्ट ईयर उसमें डिले हुआ और अब जो है 30 जून तक 63 मून्स जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लेकिन हायर कॉस्ट है। इसमें एनालिस्ट का अनुमान है कि लगभग 4 से लेकर 7 बेसिस पॉइंट्स तक ऑपरेटिंग मार्जिन में प्रेशर बना रहेगा एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर FY24 तक का। इसके अलावा तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा अनंत राज और यहाँ पे जो है फोर्थ क्वार्टर नंबर्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। रेवेन्यू 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है और पैट जो है लगभग 2.2 टाइम्स का जंप देखने मिला है। ऑफकोर्स कंपनी की कैपिटल रेजिंग भी चल रही है, लगभग 550 करोड़ रुपीस कैपिटल रेज कर रहे हैं NCDs द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सब स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स अनंतराज के, डील एक्टिविटी स्टर्फक्राफ्ट में, लेकिन अभी एक बार इंडेक्स की बात करना जरूरी है क्योंकि इंडेक्स सबसे ज्यादा ट्रेड होती है बोथ बैंक निफ्टी और निफ्टी। हमारे साथ सुमित और हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग। संतोष आपसे शुरुआत करते हैं, इंडेक्स को कैसे ट्रेड करें? लॉन्ग हमारे पोजीशन मान लीजिए राइड कर रहे हैं क्योंकि जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनकी बात करें, कहां पे स्टॉप लॉसेस लगाएंगे आप, कैसे ट्रेड करेंगे दोनों को? मार्केट की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है ही। एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने फिर से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। हालांकि वही 17,800 से 850 का एरिया है जहां पे पिछली बार भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो हो सकता है कुछ पॉज देखने को मिले, लेकिन कल का डेटा देखोगे तो 17,700 पे बहुत हेवी पुट राइटिंग हुई थी, तो 17,700 के नीचे जाने की उम्मीद कम है। अगर आज कोई डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप किया जा सकता है और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है तो इंडेक्स को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं, लेकिन जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाहता है तो 17,700 के जितना नजदीक मिलता है खरीद सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ छोटा सा 650 का है, ऊपर में 17,850 निकालता है तो शायद हमको 18,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हालांकि हाँ 42,700 से 43,000 के बीच में एक सप्लाई जोन है, तो 43,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, तो और लेकिन नीचे 42,500 एक अच्छा सपोर्ट बेस है। तो बैंक निफ्टी की एक रेंज है 42,500 से 43,000 की, इस रेंज में थोड़ा सा टाइम बिता सकता है, लेकिन अगर ये किसी वजह से 43,000 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो हमको 500 से 1000 पॉइंट की और रैली आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो व्यू बुलिश है, बाय ऑन डिप की अप्रोच रखना चाहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। निफ्टी में 17,650 का और बैंक निफ्टी में 42,250 का, तो बाय ऑन डिप की अप्रोच रखना चाहिए इंडेक्स में। गिरावट में खरीदारी के व्यू और एक हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद फिर से इंडेक्सेस ने कमान संभाली है और लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन जबकि पॉजिटिव शुरुआत के संकेत संतोष को मार्केट्स में नजर आते हैं। सुमित गुड मॉर्निंग, ट्रेड स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी और साथ ही स्टॉक आइडियाज भी आपके शेयर कीजिए। हाय गुड मॉर्निंग मानसी एंड ऑल। तो कल के सेशन में जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट जो हाफ एन आवर का सेशन था वो एक सेलिंग प्रेशर दिखा था, तो अगर ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मैं आशा करता हूं, तो यहाँ पे एक कॉशियस रहने का सलाह रहेगा। जहां पे स्पॉट लेवल की एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,850 आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक में भी स्पॉट ने 17,840 का स्पॉट जो था वो हाईएस्ट टच किया था और वहीं से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था, तो एक तरह से एक मल्टीपल टॉप बनने की आशा है। कल भी यही जोन 17,800 के करीबन से सेलिंग प्रेशर बना था, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में मेंटेन करने के लिए बोलूंगा। अगर जो लोग लॉन्ग पोजीशन में है तो 17,700 ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर यहाँ पे मुझे नीचे आज के सेशन में अगर थोड़ा सा जैसे कि SGX निफ्टी भी 30 से 40 पॉइंट डाउन साइड दिखा रहा है और कहीं ना कहीं गैप मिल रहा है, तो 17,700 के आसपास आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर 17,700 टूट रहा है तो फिर 17,550 ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है और वहां तक नीचे जा सकती है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो जैसे अभी भी संतोष ने बोला 43,000 बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 43,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो 43,600 का मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। डाउन साइड में इसी तरह से 42,500 का मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 42,000। निफ्टी और PSU बैंक्स में एक आप देखिए कि एक जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर आप चार्ट ड्रॉ करेंगे निफ्टी प्राइवेट का और निफ्टी PSU में, तो दोनों में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की कर रहा है, लेकिन अभी भी एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तो लिटिल बिट कॉशियस के साथ मैं यहाँ पे रहना चाहूंगा।
ओके ठीक है, तो ये तो इंडेक्स पर व्यू रहा, एक कॉशियस व्यू के साथ। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी संतोष की और सुमित की लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स भी हैं, इन्हें भी डिस्कस करेंगे। कई सारे स्टॉक जो त्रिमूर्ति में हैं, MCX है, यहाँ पर CTO ने रिजिग्नेशन दिया है, और भी तमाम कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। अच्छे नंबर्स से क्या ट्रिगर बन रहा है, क्या ट्रेड बन रहा है। अनंत राज के अच्छे नंबर्स आए, परसिस्टेंट के, बजाज ऑटो के वहाँ नंबर्स अच्छे आए, बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, तो बहुत सारे अर्निंग्स के भी ट्रिगर तो हैं। जी हाँ, इस समय सारा गेम अर्निंग्स का है, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें चाहे लोकल मार्केट्स की बात करें। और अभी इतने बड़ा कोई बहुत बड़ा ऐसा बॉम्ब नहीं फटा जिसकी वजह से बाजार गिर जाए। अभी तक इन लाइन टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, बट अर्ली है अभी। निकुंज भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। एक बार निफ्टी इंट्राडे और बैंक निफ्टी इंट्राडे लेके आए डायरेक्टर साहब। निकुंज, ऑलमोस्ट 17,800 कल 810 तक का टॉप हमने मारा बीच में। बैंक निफ्टी 43,000 पे आके खड़ा हो गया है। आप बाजार का स्ट्रक्चर इस समय कैसा देख रहे हैं? लेवल्स आपके माइंड में कोई? बुलिश था, बुलिश है, बुलिश रहेगा। क्या बात है। एक महीने से मैं शायद यही बोल रहा जी हूँ। आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड आई विल से दैट मार्केट्स में लेने का समय आ चुका है। अगर आपने खरीदारी रखी है, बेचिए मत। और अगर आप बहुत बड़े करेक्शन के लिए वेट कर रहे हो तो आप वेट ही करते रहेंगे। मनी इज लॉस्ट, मोर मनी इज लॉस्ट इन द मार्केट। मेरी लाइन नहीं है, ये ग्लोबल गुरु की लाइन है, अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। मोर मनी इज लॉस्ट इन द मार्केट व्हेन यू वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन द रियल करेक्शन अकर्स। इसका मतलब ये है कि आप वेट करते रहेंगे बुलिश मार्केट के अंदर कि मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट नीचे नहीं आता है। और जब मार्केट नीचे आता है करेक्शन कम होता है, पर मार्केट क्योंकि आप वेट करते रहते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। तो जब मार्केट का ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है तो हमें ट्रेंड से हमेशा फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आपको मेरे हिसाब से मार्केट का जो रुख है वो बुलिश है, और इसके कई फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स XY हो चुका है, नंबर जो हैं इतने खराब नहीं है। कमाल की बात यह है कि आप टाटा कंज्यूमर की कमेंट्री देखिए, नेस्ले की कमेंट्री देखिए, इन कंपनीज के अंदर मार पड़ी थी महंगाई की, मार्जिन की, डिमांड की, कुछ भी खराबी इनमें नहीं लग रही है। IT में इन्फोसिस को हटा दें तो इतने खराब नतीजे नहीं है। TCS के ठीक ठाक थे, सेल टेक की उम्मीद से बेहतर थे, मैस्टेक ने सरप्राइज करा है, विप्रो बायबैक की बात कर रहा है, तो ऐसा माहौल खराब नहीं है। बैंक्स में तेजी दिख रही है, मोमेंटम बन रहा है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो हो सकता है कि मार्केट थोड़े दिन रेंज में रहे, हो सकता है 17,800, 17,300, 17,800 कुछ टाइम तक आप एक सिंगल्स लेते रहें। हो सकता है कि कुछ मीडियम ओवर्स आ जाएं, हो जाए, पक्का होगा, जो होना भी चाहिए। मगर क्या मार्केट का रुख ऊपर है, मेरा ये मानना है। अंग्रेजी में कहावत है, सेल इन द मंथ ऑफ मे एंड गो अवे। मुझे नहीं लगता इन द मंथ ऑफ मे में आपको सेल करके जाना चाहिए। ऑलराइट, निकुंज, आप जैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो अब तक नंबर्स अच्छे आए हैं, जो आगे नंबर्स आने हैं, जैसे आज बजाज फाइनेंस के नंबर्स हैं, एक लास्ट क्वार्टर की बात हो तब वहाँ ये लग रहा था कि शायद जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं यहाँ पर शायद एक रीटेस्ट हो रहा है, पर अब जो बजाज फाइनेंस के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन, जो हमने भी प्रीव्यू तैयार किया है, वो अच्छी एक्सपेक्टेशन है और बजाज फाइनेंस का काउंटर्स चल भी रहा है, तो ग्रोथ स्टॉक्स पर नजर रहेगी? नहीं, बजाज फाइनेंस ग्रोथ नहीं है। बजाज फाइनेंस इसेंशियली अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस इज अ प्योर प्ले ऑन रिटेल बुक। ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं? जोमेटो, पेटीएम, इनको ग्रोथ स्टॉक्स मानते हैं, इनको हम ग्रोथ स्टॉक्स मानते हैं। जो टिपिकल बजाज फाइनेंस के अंदर और कुछ देखिए, कंपनी की फ्रेंचाइज बहुत बेटर, बहुत अच्छी है, मगर ये स्टॉक के अंदर जो वेल्थ क्रिएशन हुई है उसके बाद जो स्टॉक थम रहा है। कुछ लोगों को रिलायंस को लेकर के चिंता है कि रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस आएगा तो ये बजाज फाइनेंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। कई लोगों का मानना है कि बजाज फाइनेंस के अंदर जो वैल्यूएशंस हैं वह भी स्ट्रेच्ड हैं। ये स्टॉक एक तरफा चला है, एक तरह का डेकेडियल वेल्थ क्रिएटर रहा है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि इस क्वार्टर के अंदर कुछ समय तक ये थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। कोविड में बजाज फाइनेंस का स्टॉक नीचे में 2000 हो गया था, 1800 था शायद, उसके बाद 7000 गया, 7000 के बाद अभी 5.5 6,500 के पास आ गया। हाँ, तो हो सकता है यहाँ भी महंगा है, मगर बजाज फाइनेंस को 2 या 3 क्वार्टर्स में मार्केट को कन्विंस करना पड़ेगा कि इनको बेस का इफेक्ट नहीं आ रहा है। EU के नंबर्स, सॉरी, इनके एसेट के नंबर्स हमने देखे थे, जो AUM बोलते हैं, नॉट AUM की हम जो बात करते हैं, EUM जो उनका था वह भी हमें नंबर पता है क्या है। तो कुल मिलाकर के नंबर मुझे नहीं लगता है कि गड़बड़ रहेंगे। आज मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट इंडियन होटल्स पे पढ़ रहा था, और इंडियन होटल्स को सब जानते हैं, ताज ब्रांड है उसके अंदर, पर मॉर्गन स्टैनली ने 415 का टारगेट दिया है। कोविड के पीक पर जो बिजनेस था 55-60 रुपए में आ गया था। उसी समय में राकेश झुंझुनवाला साहब ने 3 करोड़ शेयर इसमें इन्वेस्ट करे थे। वही मैं वीओ विजन की बात करता हूँ कि जब कोविड से लोग डरे हुए थे, उन्होंने हिम्मत करके लिया था। कई लोगों का मानना है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, स्पेशली
महीने की एक प्रॉपर्टी खोल रहा है, 1.5 प्रॉपर्टी खोल रहा है, साल में 3 साल में 100 प्रॉपर्टी खोलने की बात हो रही है। अब होटल बुकिंग का ट्राई करिए, कितना मुश्किल हो रहा है, G20 की वजह से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हालांकि स्टॉक सब जानते हैं, मगर ओन कितने लोग करते हैं। हमें पता है HDFC बैंक एक बहुत बढ़िया बैंक है, मगर कितने लोगों के पोर्टफोलियो में है भैया। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि इंडियन होटल पे नज़र रखिए। उनका खास करके मानना है कि उनकी जो नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसको लेकर के अच्छा है, और उसमें नज़र रखिए। 8x मतलब 55 वाला। वो मिलकर मार्कर आए थे थोड़े दिन पहले, उन्होंने क्या बताया हमको, उन्होंने बताया कि 2003 से 2008 का जो मार्केट है उसमें इंडियन होटल 10 गुना हुआ था। उसमें इंडियन होटल 8x कैसे हो गया? 60 रुपए 400 पे जाता है तो हाँ 400 पे जाता है। डिस्काउंट कर लिया फिर भी 6x अजय अभी से कि फॉरवर्ड को फिर भी 6x हो ही गया। 6x तो अजय कोविड लो से कई चीजें 6x हुई। कोविड लो से मार्केट ही अगर आप देखें तो 8,500 के आसपास निफ्टी आ गया था। तो निफ्टी इटसेल्फ बाय द टाइम देखे तो 3x हो चुका है। तो वो तो हमेशा ही होता है ना। चलिए, तो सेंटिमेंट तो पॉजिटिव और इंडियन होटल्स पर इस ब्रोकरेज पर विस्तार से आगे भी बात होगी, लेकिन निकुंज, बाजार का मोमेंटम है और इस मोमेंटम को एड कर रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, और इनफैक्ट बैंक से जैसे ही नतीजा आना शुरू हुए पॉजिटिव सरप्राइजेस ही दिखे। और आपने पिछले हफ्ते पर जब बाजार नहीं चल रहा था PSU बैंक्स पर अपना भरोसा जताया था। PSU बैंक से एक ट्रेड है मानसी। मुझे लगता है कि लोग खामखा ये बातें कर रहे हैं कि स्लो डाउन आ रहा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है बैंक्स में भी काफ़ी ग्रोथ है। डिपॉजिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट आपकी पीक होगी, डिपॉजिट ग्रोथ आपकी नॉर्मलाइज होगी। बैंक्स के पास कई और टूल्स होते हैं जिससे अपनी वो बैंक्स, देखिए डिपॉजिट इज वन सोर्स ऑफ इनकम, उसके अलावा वन सोर्स ऑफ गिविंग क्रेडिट ग्रोथ, पर उसके अलावा भी कई RBI के नॉर्म्स होते हैं, कई SLR नॉर्म्स होते हैं जिनको भी आप टूल्स बना करके यूज़ कर सकते हैं। हमें समझना यह है कि क्या सिस्टम के अंदर रिस्क है और क्या ग्रोथ में स्लो डाउन है। सिस्टम में रिस्क नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ इज अ फंक्शन, क्रेडिट ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ व्यू एंड इकोनॉमी, रिस्क एंड एवरीथिंग एल्स। क्या सिस्टम में रिस्क लग रहा है? नहीं। और 14% की ग्रोथ 16% हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि जो एक तरफा तेजी आई थी वो खत्म हो चुकी है, पर फिर भी बैंक आउट परफॉर्म करेंगे। आप देखिए बैंक्स का मैं सुबह डेटा देख रहा था, डायरेक्टर साहब दिखाएंगे, एक महीने में निफ्टी 2.5% चला है ब्रॉडली। बैंक जो है वो 5% चला, HDFC बैंक और ज़्यादा चला है, तो AU बैंक और ज़्यादा चला है, तो वहाँ पर थोड़ा धीमापन आ सकता है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस सारे एनालिसिस के लिए और ये सारा व्यू शेयर करने के लिए। तो बैंक्स में अभी भी ट्रेड बनता है और बाजार में आपको इस वक्त बुलिश ही रहना है, लॉन्ग के ही ट्रेड ढूंढने हैं, ये निकुंज का मानना है। लेकिन आज हमारे एक्सपर्ट्स, उनके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, आइए समझ लेते हैं। बताएं संतोष, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? यस, मेरी 2 स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड है। पहला फार्मा स्पेस है। ये इस सीरीज की बात करें तो फार्मा में हमको सबसे अच्छी रैली देखने को मिली है। करीबन फार्मा इंडेक्स भी 4.5% के आसपास रैली किया है इस सीरीज में, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम एक्सपायरी के आखिरी 2 दिनों में कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अभी रोल ओवर इतने हुए नहीं है, तो हमको रोल ओवर पिकअप होते दिख सकते हैं। तो एक ग्लेनमार्क फार्मा है जो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, करीबन 16% की रैली दिखाई है इस मंथ में। मुझे लगता है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल ही मैं देख रहा था 520 की स्ट्राइक के जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहे थे, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 540 का टारगेट रहेगा, 510 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा PSU स्पेस है। PSU स्पेस पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। आप निफ्टी PSU इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो 2008 के बाद वो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में, मतलब कह सकते हो 14-15 साल का ब्रेकआउट आने की तैयारी है। तो मुझे लगता है आने वाले 6 महीने, साल भर, पूरा FY24 में PSU बास्केट फोकस में रहना चाहिए। और कल हमने पिछले 2-3 दिनों में रेलवे स्टॉक्स में तो बहुत बड़ी तेजी देख ली है। अब इसका जो मेजर प्लेयर है पावर ग्रिड, उस पर मेरी नज़र है। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो पहले इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, स्टॉक ने पुल बैक दिखाया और फिर से ये तेजी दिखाने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 239 का टारगेट रहेगा और 230 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। ये एक फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क फार्मा और साथ ही PSU स्पेस पर भी अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स की नजर पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय। सुमित, इंडेक्स पर तो आपने कॉशियस स्टांस रखा है, लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मेरा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जो अच्छे स्टॉक्स है या फिर जो रिटेस्ट कैंडिडेट्स हैं उसी तरफ जाना चाहेंगे, तो पहला स्टॉक रहेगा हेवल्स।
हेवल्स अगर आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे पिछली बार इससे 1200 का जो अपना एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर सस्टेन किया था, लेकिन 3 से 4 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद कल का अगर आप सेशन देखेंगे तो काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम था और जो क्लोजिंग था वो भी काफी अच्छा था। तो बिल्कुल आज स्टॉक जैसे ही कल का हाई क्रॉस करेगा मुझे लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम और भी बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 1216 रुपए का, अपसाइड में 1270 1312 ये दो टारगेट रहेंगे। 1192 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा एबीबी। देखिए एबीबी को हमने 3150 पे इन द मंथ ऑफ फरवरी हमने रिकमेंड किया था। स्टॉक ने 3450 के करीबन हाई किया, फिर से नीचे आया और ये रिटेस्ट कैंडिडेट है। देखिए स्टॉक की सबसे अच्छी बात क्या है कि नवंबर 2020 से ये इससे अपने 200 मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक नहीं किया और हर बार इसको सपोर्ट लेके बाउंस किया है। आज कल के सेशन में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और अच्छा एक कैंडल फॉर्मेशन भी बना है। बिल्कुल आप इसका हर एक डिप यूज कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 3070, अपसाइड में टारगेट है 3670 एंड 4000। करंट मार्केट प्राइस है 336 का। ठीक है जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए। लौट के आते हैं एक बड़ी खबर लेके। एक छोटा सा ब्रेक का आज कैबिनेट मीट है, आपको बता दें, और 11:30 बजे कैबिनेट मीट है। उसमें कुछ फैसले आ सकते हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनियां फोकस में क्यों रहने वाली हैं? न्यूरेका, 3M इंडिया, नोवार्टिस, पॉली मेडिक्योर, शैली इंजीनियरिंग, ये सब मेडिकल डिवाइसेस देश में आती हैं जिनमें लिस्टेड कंपनियों में कुछ लेना देना है। और ये स्टोरी हमारे साथ प्रकाश ब्रेक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश, बताइए मेडिकल डिवाइसेस में फोकस क्यों होना चाहिए आज? जी गुड मॉर्निंग। मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि देश मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बने, और इसको लेकर एक पॉलिसी पर काम चल रही थी काफी समय पहले से। उसका जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट था वो कैबिनेट को भेजा गया था, और आज हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट उस प्रपोजल पर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी पर आज मुहर लगा सकती है। इसका नाम है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, और इसके जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि कई तरह के मेडिकल पार्क जो हैं वो देश भर में बनाए जाए। पीला स्कीम के तर्ज पर इंसेंटिव कंपनियों को दी जाए, वो कंपनियां जो कि देश के अंदर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट जो है वो लगाना चाहती हैं। साथ ही साथ इस प्रस्ताव के हिसाब से देखें तो सिंगल विंडो क्लियरेंस देने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब कोई कंपनी अगर मेडिकल डिवाइस पार्क लगाना चाहती है, उसको अलग अलग जगह से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से उसे हर तरह की इजाजतें जो है वो दी जाएगी, हर तरह का परमिशन मिलेगा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर आप मेडिकल डिवाइस की बात करें, उसमें भारत का जो शेयर है उसको बढ़ाकर 10 से 12% तक किया जाए, इस पॉलिसी में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, और इसके लिए 2047 तक का विजन तैयार किया गया है, जिसमें मकसद ये है कि जो प्राइवेट इक्विटीज कैसे आए, वेंचर कैपिटल फंड्स को कैसे इसमें प्रोत्साहित किया जाए, कौन कौन से ऐसी सहूलियतें दी जा सकती हैं ताकि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में आए और मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करें। तो उसको लेकर तमाम तरह की सिफारिशें हैं, इस पॉलिसी का हिस्सा है, और आज ये कैबिनेट के सामने है, और इस बात की उम्मीद है कि कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगाएगी। अब से कुछ देर बाद यानी कि 11:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, और इस बात की संभावना है कि आज इस पर मंजूरी मिल जाए। जी बहुत ही शानदार खबर प्रकाश आप लेके आए हैं, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइसेस, देखिए इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है, ह्यूज सेक्टर है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं है। इनफैक्ट देश भर में बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल स्टॉक में जो भयंकर रैली आ रही है, वो इस बात का सूचक है। पूरे रीजन से हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म में लोग आते हैं, लेकिन ये जान के आपको बड़ी अचंभा होगा कि इस मेडिकल सेक्टर की जो बूस्ट हो रही है उसमें सर्विसेज ही नहीं है। उसके अंदर जितने डिवाइसेज होते हैं वो उसमें बहुत हद तक हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने लगे, हम यहीं पे बहुत हाई वैल्यू मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट बनाने लगे, तो ये इससे फॉरेन करेंसी कम होगी, हमारी फॉरेन करेंसी की कमी जो है वो एड्रेस होगी, और बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग वो आनी चाहिए, लो वैल्यू नहीं, सिरिंजेस और छोटी मोटी चीज़ें नहीं, पूरी हाई वैल्यू चीज़ें। हमारे साथ पार्थिव शाह भी जुड़ रहे हैं। पार्थिव, ये स्टोरी जो प्रकाश ने ब्रेक की, कुछ स्टॉक्स हैं हमारे यहाँ, 3M, पॉली मेडिक्योर, शैली इंजीनियरिंग, कुछ और भी हैं, लेकिन ये सेक्टर बहुत छोटा है। जिस हिसाब से कैबिनेट की आज मंजूरी आ सकती है, प्रकाश जो कह रहे थे,
आपका व्यू है इन रिलेटेड स्टॉक्स में किसी चीज पे या ओवरऑल इस मैटर पे? गुड मॉर्निंग। देखिए, आई थिंक अच्छा प्रपोजल है, बिकॉज अगर मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है और ये इंपोर्ट आगे जाते बढ़ने वाला है। द रीजन बीइंग के हॉस्पिटल एज अ सेक्टर और हेल्थ केयर एज अ सेक्टर आई थिंक यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन आई थिंक हम देखते हैं कि काफ़ी लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि पॉलीमेड, उसके अगर हम कॉन में भी ध्यान दें तो वो वही बताते हैं कि उनको जो कंपटीशन आता है वो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन आता है फ्रॉम प्लेयर्स लाइक बैक्स्टर, बॉस्टन साइंटिफिक और ऐसे काफ़ी एमएनसी कंपनीज है जो इंडिया में काफ़ी अग्रेसिव है और यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल हम देखने जाए तो ये सेक्टर में बहुत ही सिलेक्टेड लिस्टेड कंपनीज है। आपने राइटली बताया 3M भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड है और नॉट ओनली मेडिकल सेक्टर बट काफ़ी वर्टिकल्स में वो कार्यरत है। दूसरी अगर कंपनीज की बात करें तो शैली इंजीनियरिंग, ये बड़ौदा बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छा निश प्लास्टिक प्रोसेसिंग करती है, मेडिकल सेगमेंट को भी केटर करती है और अन्य सेगमेंट्स को भी केटर करती है। दे हैव कस्टमर्स लाइक IKEA ऑल्सो। लेकिन मेरी एक ही दिक्कत है कि पॉलीमेड जैसी कंपनी शानदार कंपनी है, 22-23% के एबिटा मार्जिन करती है, करीबन 1000 करोड़ का टॉप लाइन हो गया है और कैपेक्स भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन एक कंसर्न है, ट्रेल मल्टीपल पे 55 पे चल रहा है। हिस्टोरिकली हमने देखा है ये 25-30 के बीच में रहता है, तो यहाँ पे अच्छे एंट्री पॉइंट्स नहीं है, काफी रन अप हो चुका है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी डिसीजन आई वुड नॉट सजेस्ट एनी ऑफ द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो इस सेगमेंट पर रहा। ठीक है, इंतजार रहेगा प्रकाश से इस पर पूरे अपडेट का 11:30 बजे जब ये मीटिंग आनी है। उससे पहले शायद स्टॉक्स में मूवमेंट ओपन होने के बाद दिखने लगेगी। इस पर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं एक बार। संतोष, आप इस स्पेस में हमें कई सारे स्टॉक्स लिस्ट किए, कहीं ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है? कल से जिन लोगों के पास इनसाइडर होगी या फिर जिन लोगों के एंटिसिपेशन थी, चार्ट पे तो स्ट्रेंथ एक दिन पहले दिखने लगेगी। आज कहाँ पर आपको लग रहा है कि ट्रेड बनता होगा? यस, फंडामेंटली जैसा बताया कि पॉलीमेड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर बट वैल्यूएशंस के कंसर्न है, बट टेक्निकली यहाँ पे यही एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है और मुझे लगता है यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है जहाँ 1040 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे 940 एक अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। तो इस स्पेस में यही मुझे काउंटर है जो सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है। ये तो हुई एक खबर, लेकिन कुछ और फंडामेंटल न्यूज का जिक्र करते हैं। और पार्थिव, अगेन कमिंग बैक टू यू, ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, देखिए नतीजों की अर्निंग सीजन की शुरुआत आईटी उसके बाद बैंक से हुई। आईटी सेक्टर ने कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस दिए, बैंक्स फाइनेंशियल से पॉजिटिविटी रही। इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है नतीजों के लिहाज से डिसेंट स्टार्ट के नजर आए। अब ऑटो सेक्टर की कई सारी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे पेश कर रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा बजाज ऑटो के नंबर्स आते हुए दिखे, मारुति के नतीजे आने वाले हैं जिस पर खास तौर से फोकस रहेगा। और ऑटो सेक्टर के लिए नए लॉन्चेस, वॉल्यूम ट्रेंड, मार्जिन ट्रेंड, ये सारे के सारे अनुमान अगर देखें पॉजिटिव नंबर्स के ही दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। आपकी राय ऑटो पर कैसी होगी, क्योंकि ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी भी अच्छे खासे चल रहे हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये सेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग है। और ऑटो में हम जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट वेज टू प्ले। एक तो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है, एक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, एंड देन यू हैव टू व्हीलर स्पेस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर ये टू व्हीलर स्पेस रहा है बिकॉज ऑफ एक कंप्लेन थी कि जो इंडस्ट्री लीडर्स थे उसमें कुछ लैक ऑफ इनोवेशन था इन टर्म्स ऑफ द ईवी सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बजाज ऑटो है, दे आर टॉकिंग ऑफ 1000 करोड़ न्यू प्लांट स्पेशली केटरिंग टू द ईवी सेगमेंट। बहुत ही कैश रिच बैलेंस शीट है, स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 52 वीक हाई टच किया है। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि अभी मार्केट्स को लग रहा है कि जो डोमेस्टिक में जो वीकनेस थी सेल्स की वो काइंड ऑफ बॉटम हो चुकी है। और इवन जो एक्सपोर्ट्स में जो उनके की मार्केट्स है जैसे कि केन्या है, नाइजीरिया है, वहाँ पे भी आई थिंक वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। और आई थिंक मार्केट ऐसे ट्रिगर्स एंटिसिपेट कर रहा है जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस होगा। बजाज के अंदर हम जानते हैं कि ट्रायम्फ जैसी एक लॉन्चेस है, तो वहाँ पे आई थिंक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ बेटर एवरेज सेलिंग प्राइस। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। और ये कंपनीज इतनी कैश रिच है और बैलेंस शीट इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिविडेंड यील्ड भी काफी तगड़ा रहता है, 4 to 4.5%। तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है थोड़ा लॉन्ग टर्म के आउटलुक के लिहाज से। लेकिन ऑटो के स्पेस के अंदर हमें M&M भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर्स से आगे जाते हैं, काफी कैपेक्स कर रहे हैं ये लोग। और ऑटो एंसिलरी के अंदर हम प्ले करते हैं वाया CV सेगमेंट की
एंसिलरीज जैसे कि फोर्जिंग है, बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट है, हाई टनेज पे फोकस कर रहे हैं और रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, वैल्यूएशंस इतने स्ट्रेच नहीं है एज कम्पेयर टू मेनी ऑफ इट्स पीयर्स, तो आई थिंक फोर्जिंग विल बी द प्रिफर्ड स्टेक इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस। ओके, तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर मोमेंटम तो है ही, और जहां मारुति सुजुकी के नतीजे आने वाले हैं उससे ठीक पहले नतीजों के अनुमान, कौन से फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे, कौन से ट्रिगर्स और कमेंट्री पर कहां कहां नजर रखनी चाहिए, आइए अनुमान सृष्टि से एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हैं। कुणाल, वी आर जस्ट कमिंग टू यू। उससे पहले मारुति सुजुकी के अनुमान, सृष्टि आप बताइए। इस बार मारुति सुजुकी की बात करें तो सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 9.8% पे कंपनी के मार्जिन्स दर्ज हुए थे। इस बार 10.5% के आसपास हम ये आंकड़ा की उम्मीद कर रहे हैं, और अगर 10% से ज़्यादा मार्जिन्स आते हैं तो Q2 FY21 के बाद हम देखेंगे कि कंपनी अपने मार्जिन्स 10% से ज़्यादा पोस्ट करेगी। तो सबसे अहम ये आंकड़ा होगा देखना, बट इसके अलावा सभी पैमानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय की बात करें तो 12.5% की ग्रोथ की हमारी उम्मीद है। EBITDA में 21% के उछाल की हम उम्मीद कर रहे हैं। 3441 करोड़ हमारी उम्मीद है। मार्जिन हमने बताया ही कि 10.5% के आसपास हम अनुमान लगा के चल रहे हैं, और मुनाफे में 6.5% के ग्रोथ के साथ 2502 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। रियलाइजेशंस की बात करें तो जिस तरीके से कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, वहां पे 3% की ग्रोथ रहेगी। SUV का जो मार्केट शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, पर हाँ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए किस तरीके का कंपनी आउटलुक देख रही है। काफ़ी सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं, उसको लेकर भी क्या बुकिंग नंबर सामने आ रहे हैं उस पर भी नज़र रहेगी। और आखिरी में जो कि डीलर्स अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो कार की बुकिंग नंबर्स है उसमें थोड़ी कटौती हो रही है, उस पर कंपनी का क्या कहना है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो मारुति सुजुकी के नंबर्स का इंतजार है। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा आपसे अपडेट का सृष्टि। लेकिन इस बीच हमारे साथ पैनल पर अब कुणाल बोथरा भी हैं, उनसे भी समझते हैं वो कैसे ट्रेड ले रहे हैं आज। कुणाल, मॉर्निंग कैसे लेंगे आप इंडेक्स पे ट्रेड? क्या थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का जोन दिख सकता है आज के लिए? कैप है ऊपर, रेजिस्टेंस है ऊपर? हो सकता है कि कंसोलिडेट करे। दो इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स, पहले ग्लोबली की बात करूंगा तो इमर्जिंग मार्केट्स में शंघाई से लेके ताइवान, काफ़ी सारे जो मार्केट्स हैं वो लास्ट 7 डेज में करीबन 4 to 5% करेक्ट कर चुके हैं। अगर हम कंपेयर करें हमारे मार्केट से तो ये करीबन हमने आई थिंक 1.5% करेक्ट किया था। 17,850 से 17,550 तक हम गए थे इंडेक्स में। दूसरी जब मैं डेटा देखता हूँ F&O की डेटा, बिकॉज ये एक्सपायरी वीक है तो रोलोवर्स की डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लास्ट 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो शॉर्ट रोलोवर्स है वो एक्चुअली ड्रॉप होते जा रहे हैं। तो कल की डेटा की बात करूँगा तो करीबन 10,000 से 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का गैप हो रहा है करंट मंथ एज वेल एज नेक्स्ट मंथ रोलोवर्स में। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट रोलोवर्स अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं कर रहे नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंट डेटा पॉइंट है। एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स से बता रहे कि थोड़ी सी वीकनेस आ चुकी है वहाँ पे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में, बट इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट है। डेटा भी काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे लेवल्स के लिए प्ले करना चाहिए, बिकॉज डिफिकल्ट होता है गेज करना कि किस साइड मार्केट ब्रेकआउट करेगा, टिल्ट करेगा। 17,550 जो हमने पिछला लो बनाया था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडेक्स के लिए रख सकते हैं, और 17,850 का एक रेजिस्टेंस है जो मेरा मानना है कि अगर वो ब्रेक कर दें तो हम 18,200-250 का भी एम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ये आपने इनफैक्ट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताया, क्योंकि आप देखें भी ना तो की तरफ से भी इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस हैं, तो यानी ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। और अभी भी बहुत है शॉर्ट सिस्टम में, लॉन्ग भले एफआई बढ़ा रहे हैं लेकिन शॉर्ट्स भी बहुत है। रोलोवर्स का डेटा जनरली हमेशा शॉर्ट साइड से देखना चाहिए रादर देन लॉन्ग साइड में, बिकॉज एक डिबेट हो सकता है कि ये लॉन्ग साइड से भी डेटा हो सकता है, बट जो रोलोवर्स होते हैं वो इनहेरेंटली जो पोजीशन साइज होती है, जो पोजीशन मेक होती है वो शॉर्ट टिल्ट ज्यादा होती है। तो रोलोवर्स अगर कम होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि शॉर्ट रोलोवर्स कम हुए हैं। ओके, श्योर। तो आज ट्रेड कैसे करें? स्टॉक्स कौन से होंगे आपके? सो 2 बाय कॉल में लार्ज कैप पे सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय कॉल रहेगा, जो मेरा मानना है कि कल के लास्ट आवर मूव के बाद में शायद एक इंडिकेशन दे रहा है कि वो एक रेंज ब्रेकआउट पे आ चुका है। तो इस पे सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 2450 का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस 2340 का रख सकते हैं। और सेकंड आईसीआईसीआई बैंक पे रहेगा। आई थिंक पोस्ट रिजल्ट स्टॉक ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दी अपसाइड में, बट कल की एक मूवमेंट के बाद में बैंक निफ्टी की पॉजिटिविटी ट्रेंड के बाद में मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे भी एक अच्छा अप मूव आ सकता है। 935 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, 898 का स्टॉप लॉस। अच्छा, ठीक है। तो आपने लिए भी हेवी वेट्स है, रिलायंस और बैंक्स में भी आईसीआईसीआई बैंक का आपने लिया। ठीक है, शुक्रिया कुणाल ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। अब एक बार ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं। नंबर्स के बाद भी कई सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। बजाज ऑटो पे रिपोर्ट्स हैं,
समझ लेते हैं ममाक्षी से कौन कौन सी उन्होंने आज कंपाइल किया। ममाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज ऑटो के साथ। चौथे तिमाही के नतीजों के बाद ये स्टॉक फोकस में है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 5063 तक बढ़ाया है और जेपी मॉर्गन की तरफ से जो टारगेट प्राइस है वो है 5150 प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सुधरते मिक्स के चलते बजाज ऑटो ने करीब 1720 करोड़ का EBITDA रिपोर्ट किया है। रिकवरी इन एक्सपोर्ट्स एक की फैक्टर है कंपनी के लिए जो मॉनिटर करना ज़रूरी है और ओवरऑल उन्होंने अपनी EPS अनुमान को FY24 के लिए 8% से बढ़ाया है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन का मानना है कि EV वॉल्यूम मोमेंटम एक री रेटिंग ट्रिगर रह सकता है स्टॉक के लिए और ओवरऑल उनका मानना है कि सारे कैटलिस्ट पे आउट करने तक रुकना नहीं चाहिए और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार ज़रूर रखा है और अपना वैल्यूएशन भी मल्टीपल भी 16 टाइम्स से बढ़ाकर 18 टाइम्स कर दिया है। इसके अलावा इंडियन होटल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज को लेवरेज कर रहे हैं। बिजनेस मिक्स चेंज के चलते हायर ROCEs और मजबूत FCF यील्ड्स नज़र आ सकते हैं और इनफैक्ट उनका मानना है कि ROCE इंडियन होटल्स के लिए एक नई ऊंचाई पर रह सकता है। असेट लाइट ग्रोथ और नए बिजनेस सेगमेंट्स भी की ड्राइवर्स हैं कंपनी के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 412 प्रति शेयर का कर दिया है। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट वामाक्षी, क्या बात है। 412 इंडियन होटल्स, ये वही ब्रोकरेज है नोट जिसके बारे में निकुंज भी आज सुबह बात कर रहे थे। आप जितना भी लंबा अवधि का ग्राफ ला सकते हैं डायरेक्टर साहब, इंडियन होटल्स का लेके आइए। सुमित के साथ चेक करना है। सुमित, इंडियन होटल्स में दो वैरायटी है लोगों की, एक जो ऑफ एंड ऑन पोजिशनल पोजिशन बेट लेते हैं फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर पोजिशनल बेट लेते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं। ये देखिए, ये है 2018 से 23 5 साल का ग्राफ है। दूसरे लेके बैठे हुए हैं इसको और पैसा बन रहा है। कोविड लोज 55 का भाव था, लेकिन अगर आप देखें हमने यहाँ 89 पे बहुत एक्टिव कवरेज करीब 80 85 90 के आसपास से हमने शुरू किया था जब नए MD आए थे। वहां से घुमा ये स्टॉक जो, तो एक जबरदस्त रैली में है और अब 450 के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। तो सुमित, दोनों सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन होटल्स पे बताएं राय, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक ABP के बारे में एक चीज नोट की थी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक्स कंटिन्यू देके सपोर्ट लेके बाउंस बैक देते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में आप बने रहिए, यही आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन रखेंगे। तो बिल्कुल आप पैनिक मत कीजिए, ये भी इस तरह का ही स्टॉक है। अगर किसी को एक स्टॉप लॉस मेंटेन भी करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा बिलो 300 ओनली, इसमें वीकनेस आएगी। टिल द टाइम आप होल्ड कीजिए। अगर कोई एक एग्रेसिव है और छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहता है तो 320, अदरवाइज आप ये स्टॉक को बिल्कुल हर एक डिप में यूज कीजिए 300 का स्टॉप लॉस के साथ। अभी भी ये मोमेंटम धीरे धीरे आप ऊपर जा सकता है। जो पहला टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 372 और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 398। आप अगर ये सेगमेंट की बात करें तो देखिए, महिंद्रा हॉलीडेज आप सेम सेगमेंट का है, कामत होटल सेम सेगमेंट का है। तो आप देखिए थोड़ा धीरे धीरे इसमें पॉजिटिव मोमेंटम सब में बन रहा है और अभी समर वेकेशन आ रही है, काफी अच्छे ट्रेवल टूरिज्म का बूम है। आप चेक कीजिए काफी सारे होटल्स के साथ, तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के और भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा और ये सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक और स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा संतोष से, वो है भारती एयरटेल। डायरेक्टर साहब 6 महीने का ग्राफ लेके आइए। भारती जो है करीब 800 लेवल से ब्रेक डाउन हुआ था, 730 तक का लो बनाया। 6 महीने का ग्राफ लेके आइए, 720 730 तक ये गया और वहां से धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गया है। कई सालों के बाद मैंने देखा है, मुझे याद है लास्ट 2-2.5 साल पहले मैंने ET अवार्ड्स में भारती मित्तल जी का इंटरव्यू किया था, टैरिफ पर ही बात हुई थी और उस समय शायद याद भी होगा आपको कि एक समय आ गया था कि बहुत अग्रेसिव टैरिफ वॉर टाइप की चल रही थी और मुद्दा ये था कि क्या टैरिफ वॉर पीक आउट हो रही है, यहाँ से टैरिफ ऊपर होंगे और फिर वहाँ से वन साइडेड टैरिफ बढ़ना शुरू है। अभी वापस वही समय आ गया है जहाँ पे लोगों को लगा था कि टैरिफ बढ़ना चालू हो जाएंगे, लेकिन जियो ने कुछ लॉन्चेस किए, अपने चेंजेस किए, बदलाव किए अपने टैरिफ में। लोग घबराहट हुई कि कहीं ये वापस से टैरिफ वॉर तो नहीं शुरू हो गई है और 800 के भाव से करेक्ट होके 730 तक आके रिबाउंड किया है। संतोष, इस समय भारती में क्या ट्रेड बन रहा है? 1 महीने का ग्राफ लेके आइए सब, अब 1 महीने का तो 50-60 रुपए चला है और मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन होल्ड करता हूं क्या करूं?
अगर मैं मौका ढूंढ रहा हूँ उसके अंदर कि ये वापस 820 850 के लेवल पा पाएगा तो मैं क्या करूँ? संतोष? यस, भारतीय एयरटेल की बात करें तो एक काफी लंबे समय से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चले गया है। नीचे इसने 740 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर जब भी ये 790 से 800 की रेंज में आता है, एक सेलिंग सप्लाई आ जाती है। तो अभी मेरे हिसाब से रेंज में रहेगा, लेकिन जिस दिन इसने 790 800 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो फिर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, फिर स्टॉक 830 840 की ओर जा सकता है। तो जो पोजीशन लेवल पे होल्ड करते हैं, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए जब तक स्टॉक 740 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो एज ए ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो 800 का लेवल क्रॉस होने दीजिए, फिर फ्रेश पोजीशन ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा इस काउंटर में। अच्छा मोमेंटम एक लेवल के बाद नजर आएगा और टेलीकॉम के दम पर डिजिटल स्टोरी बनती दिखेगी, कहना है भारतीय एयरटेल के चेयरमैन ना। और उनकी बात सुनील भारती मित्तल की बात था। इनफैक्ट टेलीकॉम प्लेस पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हैं आज बाजार खुलने पर एक बार नजर जरूर डालेंगे। लेकिन हमारी टेक्निकल पैनल पर कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं। आइए कुश से समझते हैं उनके लिस्ट में कौन से स्टॉक से कौन से ट्रेडिंग आइडियाज उन्होंने स्पॉट किए हैं। गुड मॉर्निंग कुश। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहे हैं, चाहे सेक्टर स्पेसिफिक हो या इंडेक्स स्पेसिफिक। सीधे आपके स्टॉक आइडिया से शुरुआत करते हैं, बताइए। जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे पैनलिस्ट, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। दो आइडियाज हैं, दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है एबीबी। देखिए इस पूरे स्पेस में हम जानते हैं एक अच्छा खासा ट्रैक्शन था, बट फॉर अ ब्रीफ फाइल कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग साइडवेज कंसोलिडेशन था। पिछले कुछ सेशन में देखें तो एक अच्छा खासा रिवाइवल आया है। कल के सेशन में एक्चुअली एक फॉलो अप हमें अच्छा खासा बाइंग देखने मिला है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 3430 ये आपका इमीडिएट टारगेट रहेगा, 3290 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज जेके सीमेंट। अगेन वेरी सिमिलर स्टोरी, स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था। कुछ सेशन पहले हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बट स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज से अपना जो सपोर्ट लेके रिबाउंड दिखाया है उसका फॉलो थ्रू भी हमें कल देखने मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप एक बाइंग पोजीशन लेके चल सकते हैं। 2975 ये आपका टारगेट, 2890 इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। एबीबी में कल एक और खास बात हुई है और वो ये कि एबीबी के जो पेरेंट है उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई और उसकी वजह से एबीबी यहाँ पर रिएक्ट करने लगा। कल का एबीबी का चार्ट लेके आए डाक्टर साहब। हालांकि आप कह सकते हैं कि एबीबी का कितना, देखिए 4% ऊपर एबीबी बंद हुआ है और ये 3 महीने का ग्राफ दिखाई है। ये टॉप से करेक्ट हुआ था 3-4 महीने पहले। बाजार को ये लगने लगा कि एबीबी सीमेंट जैसे कुछ शेयर्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए, तो फोकस बाजार का चला गया था नीचे मिड टीयर या स्मॉल स्टॉक्स की तरफ। किर्लोस्कर ऑयल या बहुत सारे ऐसे मिड टीयर इंजीनियरिंग कंपनीज हैं। टॉप टीयर में करेक्टिव फेज आया। ये देखिए टॉप से 3400 के आसपास से करेक्ट होके नीचे गया करीब 3200 के आसपास, वहां से रिबाउंड हुआ। अब 1 महीने का ग्राफ दिखाइए। तो ये क्या बॉटम बन चुका है। करीब 2 से 3% ग्लोबल रेवेन्यू का इंडिया से आता है, लेकिन इंडिया में जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की वो जता रही है कि इंडिया बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है ग्लोबल पीस का। यहाँ से गुंजाइश बहुत है। हाँ राइट, इंडिया एक्टिविटी उन्होंने काफी स्ट्रांग बताई है। ये कमेंट्री आई और इसलिए एबीबी में कल अच्छा एक्शन देखा। कल इस पे हम क्लोजिंग में भी एक ट्रेड ले रहे थे, तो इस पे ध्वनि तो कहती है आप ये बीटीएसटी करके जाएं, 3.5% तेजी के बाद भी अच्छा चलेगा। जी हाँ, ये तो एग्जैक्टली बात हो गई आपकी एबीबी की। अब हम चलते हैं कुछ रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपने अनंतराज इंडस्ट्रीज का रिजल्ट देखा क्या पार्थ? सॉरी यार, रिजल्ट नहीं। देखिए ये जितने भी रियल एस्टेट कंपनी थे, आपने मैक्रोटेक का तो देखा ही होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। रियल एस्टेट स्पेस से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मैक्रोटेक ऑफ कोर्स लार्जेस्ट कंपनी है एरिया की। अनंतराज एनसीआर बेस्ड है, लेकिन मोमेंटम इसके अंदर भी ठीक सा चल रहा है। एटलीस्ट अर्निंग मोमेंटम दोनों में 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखें बहुत बढ़िया अर्निंग मोमेंटम चल रहा है। चलिए चार्ट से बात कर लेते हैं। खुश आप तो अनंतराज ट्रैक भी करते हैं, मैक्रोटेक और अनंतराज दोनों का बताइए, चार्ट्स में मजबूती कहाँ है? देखिए आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं था शो पे, तब मैंने अनंतराज पे कॉल दिया था 145 के टारगेट से बड़ा क्लोज आया है उसके। जिस तरीके का मोमेंटम सेटअप हम देख रहे हैं, साइडवेज कंसोलिडेशन है विद अ पॉजिटिव बायस। सो आई वोंट रीड द प्रॉफिट बुकिंग सेशन दैट वी सॉ टू नेगेटिवली। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तब भी होल्ड करें। इसमें आप रिवाइज टारगेट लेके चलिए 150 के करीब का। 135 के जो जोन्स हैं इनको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। जहां तक मैक्रोटेक की बात है, अगेन यहाँ पे देखिए एक स्लंप है, हम लोअर हाइज का पैटर्न देख रहे हैं एंड एवरी राइज इज टर्निंग आउट टू बी अ सेलिंग एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा अवॉइड करें। इसका जो इसके जो एवरेजेस हैं 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रहे हैं और ठीक उसके आसपास है, इनफैक्ट स्लाइटली नीचे ही है। सो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करें। हो सकता है स्टॉक यहाँ से थोड़ा और स्लाइड करके 850 के लेवल्स के करीब आ सकता है। सो मैक्रोटेक इज एन अवॉइड, अनंतराज बाय करके चल सकता है।
ओके, तो अनंतराज को आप बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे पोस्ट द नंबर्स, इसमें एक मूव आ सकता है। लेकिन नंबर्स तो बजाज ऑटो के भी आए और ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी अच्छी हैं। एक बार पार्थिव से समझते हैं। पार्थिव, जेपी मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनले हो, उन्होंने दोनों ने एटलीस्ट एक्सपोर्ट फिगर्स की तो बात की कि वहाँ एक अच्छी रिकवरी भी है, और इनफैक्ट साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स और बढ़ेंगे। ईवी वॉल्यूम मोमेंटम भी एक बड़ा री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है। बजाज ऑटो की अब क्योंकि पिछले 1 साल से ये स्टॉक इसी एक रेंज में और अब यहाँ से लगातार चल रहा है, इसके लिए टू व्हीलर कंजम्पशन, रूरल डिमांड, ये सभी बड़े कंसर्न्स थे। पोजीशन क्या टारगेट देखना चाहिए बजाज ऑटो पे? अच्छी बात यह है कि हमारे कॉन्फिडेंस इतना है कि डोमेस्टिक बिजनेस में करीबन देर एक्सपेक्टिंग अराउंड 6 to 8% ऑफ ग्रोथ, और यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 125 सीसी के सेगमेंट में, जिसमें एवरेज सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली 100 सीसी से ज़्यादा है। ट्रायम्फ की लॉन्च की थोड़ी एक्साइटमेंट है बिकॉज ये 350 सीसी की सेगमेंट है, जहाँ पे अभी भी हम जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड, आइशर मोटर्स बहुत डोमिनेंट शेयर रखता है और काफ़ी इंकम्बेंट्स है जिन्होंने ट्राई किया, लेकिन ये डिफिकल्ट सेगमेंट है। अगर ये क्रैक होता है तो इट विल रियली ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेटर मार्जिन्स फॉर बजाज ऑटो। 3 व्हीलर सेगमेंट में भी कंपनी काफ़ी अग्रेसिव है, यहाँ पे भी उन्होंने EV4A में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है, और EV बिजनेस में भी करीबन दे टॉकिंग ऑफ 1000 करोड़ ऑफ कैपेक्स। तो ओवरऑल आई थिंक एक्सपोर्ट्स की भी जो कमेंट्री उनकी आ रही है, ऐसा मानने आ रहा है कि अभी एक्सपोर्ट्स में जो वॉल्यूम डीग्रोथ था काइंड ऑफ बॉटम हो चुका है। स्लोली ग्रेजुअली आने वाले 6 महीने में यहाँ पे भी रिकवरी होगी, और मार्जिन जो करीबन 13-14% के आसपास बॉटम हो चुके थे, अभी हम देख रहे हैं 18-19% के आसपास आ चुके हैं। तो आई थिंक ओवरऑल वैल्यूएशंस काफी कंफर्टिंग है बजाज ऑटो में, डिविडेंड यील्ड काफी स्ट्रांग है, इसलिए प्रॉब्ली आई थिंक इवन गोइंग इनटू द रिजल्ट स्टॉक थोड़ा रैली किया है, और हमें लग रहा है कि 1 या 2 साल की अवधि के लिए आई थिंक यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, और डेफिनेटली अच्छे टारगेट्स 20% अबाउ यहाँ पे मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया पार्थ ने। बजाज ऑटो के रिजल्ट ऑर्डिनरी थे, लेकिन कमेंट्री में असली गेम हुआ है। नाइजीरिया में रिवाइवल की बात की है, मार्जिन एक्सपेंशन की बात की है मैनेजमेंट ने कमेंट्री में, और बोला है कि मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पर भी जो रूरल इंडिया है, 2 व्हीलर छोटे शहरों में ज़्यादा बिकता है, वहाँ से रिबाउंड आने की उम्मीद है। लेकिन भाव में ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। 550 रुपये 1 महीने बजाज ऑटो चला है। अगर आप हीरो मोटो में उतनी बड़ी चाल नहीं आई, हालांकि थोड़ा मूव करना शुरू, क्या ये कैचअप कर सकता है? डायरेक्टर साहब, बजाज ऑटो और हीरो मोटो को आप 3 महीने का कंपैरेटिव दिखाएं, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा कुछ से। कुछ ये देखिए, आधा हीरो मोटो चला है 8%, वो चला है 15%। कैचअप ट्रेड क्या हीरो मोटो में भी बेटर बन सकता है? इसको ट्रेड कर लें यहाँ से 2800 के टारगेट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक अच्छा खासा हमने रिबाउंड देखा है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया था, और फिर हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है, कपल ऑफ ब्रेकआउट्स वी ऑलरेडी सीन ऑन द चार्ट्स, और ये जो इसके की रेजिस्टेंस जोन्स थे करीब 2450 के आसपास, उनके ऊपर क्लोज करने में 2 दिन से सस्टेन हुए। हालांकि कल का एक्शन जरा सा नेगेटिव था, बट आई वोंट रीड टू मच इनटू इट, बिकॉज एक अच्छे खासे अपट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। मेरे हिसाब से पोजिशनल बेट के लिए 2800 का जो आपने लेवल बताया बिल्कुल सही है। इसके लिए आप इसमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा डीप रखें, फिर 2350 के आसपास, जहां पे एक हल्की सी गैप भी है। सो लेट्स सी व्हेन दैट गेट्स फिल्ड, लेकिन 2350 के आसपास का गैप सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बनाएं 2800। ये पोजिशनल कॉल होगा। लेकिन तो चलिए, ऑटो सेक्टर में इस वक्त हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम है, और इनफैक्ट इस वक्त ऑटो सेक्टर में तो कई सारे लॉन्चेस है। लेकिन अजय, अभी हीरो मोटो का जिक्र करते करते आपकी जुबान से एक नाम आया, हीरो होंडा, और ये शायद वो बाइक थी जो कि लिटरली वो एक मात्र बाइक हुआ करती थी, एंड बचपन की याद आ गई वो नाम सुनकर। फर्स्ट बाइक हीरो होंडा पहले इनका जेवी था, फिर होंडा ने अपनी दूसरी कंपनी बना ली, और लोगों को लगा कि शायद अभी हाल ही में उन्होंने 100 सीसी बाइक कुछ 65,000 की लॉन्च की, जो हम डिस्कस कर रहे थे कहीं हीरो मोटो की सरदर्द ना बन जाए। लेकिन वो ठीक है, हीरो मोटो ने अपना गेम एक्ट, नए CEO आ गए वहाँ पे, और रिबाउंड करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक्शन हो सकता है, और हमारे साथ अब जो जुड़ रहे हैं नेक्स्ट गेस्ट, वो भी हीरो मोटो को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। चलिए फिर उन्हीं का स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या ऑटो सेक्टर भी उनकी लिस्ट में सबसे आगे है। राहुल शाह हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के मुनाफे का फंडा सेगमेंट में। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपने मुनाफे के फंडा पिक्स बताएं, और साथ ही ऑटो को भी आप टच बेस कीजिए।
हाय गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा मार्केट का सेटअप और लास्ट फ्यू डेज से ऑब्वियसली 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन के फेज में देखने को मिल रहा है। सो आई फील देयर आर 2 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी। एक तो ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर के आपने जिक्र किया है, तो मैंने चुना हुआ है उसमें से पैसेंजर व्हीकल मेजर मारुति को। सो आई थिंक मारुति आप देखिए तो मेरे ख्याल से मंथली सेल्स नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं लास्ट 6-7 महीने से। कोविड के बाद हमने देखा है कि फर्स्ट ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट 1-1.5 साल के अंदर। और जिस तरह से उनके जो 2 प्रोडक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं, फ्रॉन्क्स और जिमनी, तो और एग्जिस्टिंग 2 में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के अंदर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो कि मारुति के जो लॉन्चेस कंटिन्यूड रहेंगे, 3 न्यू लॉन्चेस ये साल के अंदर आएंगे। और उनका जो ईवी प्ले के अंदर भी मेजर आउट परफॉर्मेंस रहेगा कि उनका फर्स्ट ईवी 2025 में लॉन्च होगा और 2030 तक 6 ईवी लॉन्चेस में आ जाएंगे मेरे हिसाब से। सो आई फील दैट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत ही बेनिफिशियली लग रहा है। 44% मार्केट शेयर को उनको मिलेगा, जो ऑब्वियसली रिगेन करेगा ये एसयूवी के लॉन्चेस के कारण जो अभी भी देखने को मिल रहा है। तो आई फील दैट 10,400 का लक्ष्य हम मारुति में देख सकते हैं 24 टाइम्स FY24 की अर्निंग्स के हिसाब से। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड क्वाइट फेवरेबल है, यहाँ पे मारुति लॉन्ग किया जा सकता है। सेकेंड स्टॉक चुना है मैंने रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज। हमने देखा है कि ये क्वार्टर के अंदर जो क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए देखे हैं हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर काफ़ी शानदार रहे हैं। बी लोडा, बी प्रेस्टीज, बी DLF और या बी गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज हम देखें तो स्टॉक हैज़ अंडर परफॉर्म क्वाइट सम टाइम से 40% एक बार जो तो गिर गया था वहाँ से। तो ऑब्वियसली उनके ये क्वार्टरली अपडेट्स के बाद 10-12% नीचे से अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिला है। बट जिस तरह से मैनेजमेंट का इंटरेक्शन हमारा हुआ था तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी हुई है उन्होंने। 38 मिलियन स्क्वायर फीट FY25 तक आएगा उनका, तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। सेकेंडली आई थिंक नाइट फ्रैंक से हमारा इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने भी बताया है कि जो सडन पॉज इन द इंटरेस्ट रेट्स RBI के हिसाब से विच विल ऐड बूस्ट टू द मार्केट्स। सेकेंडली और इसके अंदर हम देखेंगे कि अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि देयर कुड बी अ रेट कट्स, तो विच विल ऑगर वेरी वेल फॉर रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड अगेन फेवरेबल हो सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए। स्टॉक लास्ट 1-1.5 साल के अंदर कुछ भी चला नहीं है, तो मेरे ख्याल से 1575 के लक्ष्य के लिए लिया जा सकता है गोदरेज प्रॉपर्टी को। और राइट राहुल, गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत बड़े एक रेंज में ही फंसा रहा है, लेकिन अब रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप 1500 के ऊपर का एक पोजिशनल टारगेट देख रहे हैं। शुक्रिया राहुल, ये आज समय देने के लिए और अपनी फंडामेंटल पिक्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब पूजा से समझ लेते हैं आज के सारे एक्शन स्टॉक्स एक बार फिर से। पूजा बताएं। जी, आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज फोकस में रहेगा क्योंकि वीएसटी इंडस्ट्रीज के बेहद ही कमजोर नतीजे आए हैं और उसका असर हम आईटीसी पर भी देख सकते हैं आज। और यहाँ पर कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि आईटीसी के मार्केट शेयर में भी आने वाले समय में कमी देखने को मिल सकती है। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं सीएमएस इन्फो की तरफ से। सीएमएस इन्फो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने करीब 7.5 लाख शेयर से ज्यादा की खरीदारी की है। 280 रुपये प्रति शेयर पर हिस्सेदारी जो है वो करीब 0.5% की बैठती है। और स्टोवक्राफ्ट में भी एक फंड एक्शन हुआ है। इमर्जिंग बिजनेस फंड ने कंपनी में करीब 3 लाख शेयर की खरीदारी की है 373 रुपये प्रति शेयर पर। एमसीएक्स में भी एक डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर सीटीओ पद से शशांक साठे ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा पिछले काफ़ी समय से स्टॉक खबरों में भी है। यहाँ पर कंपनी ने 63 मूव्स जो उनके सॉफ्टवेयर वेंडर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, जिससे कि माना जा रहा है कि इनके कॉस्ट में बढ़त देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा नए टीसीएस प्लेटफॉर्म को भी इनको 30 सितंबर तक इम्प्लीमेंट करना था, लागू करना था अपने सिस्टम में, इसमें भी देरी हो रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स के चलते एमसीएक्स पर आज कुछ दबाव रह सकता है। अनंतराज के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। आय में 30% की ग्रोथ और मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 2 गुना। तो आज इसके चलते यहाँ पर भी नजर रखिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं और अनुमान के मुताबिक ही हैं। ब्याज से आय में 30% की ग्रोथ, मुनाफा बढ़ा है कंपनी का करीब 23% से, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली इनके रेशियोज में। तो यहाँ पर भी अच्छे नतीजे हैं, जिसके चलते ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा।
पूजा शुक्रिया। एक्शन स्टॉक से सारे आपके सामने, लेकिन आज सुबह जब निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने बाजार पर अपने बुलिश सेंटिमेंट सामने रखे। उनका कहना था कि बाजार में मोमेंटम था और आगे भी कायम रहेगा। न्यू एज टेक्नोलॉजीज पर तो नजर होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल्स और साथ ही होटल स्टॉक्स पर अपना पॉजिटिव नजरिया निकुंज ने जताया। आइए एक बार सुनते हैं। डॉलर इंडेक्स एक्सवेक हो चुका है, नंबर जो हैं इतने खराब नहीं है। कमाल की बात यह है कि आप टाटा कंज्यूमर की कमेंट्री देखिए, नेस्ले की कमेंट्री देखिए, इन कंपनीज के अंदर मार पड़ी थी महंगाई की, मार्जिन की, डिमांड की, कुछ भी खराबी इनमें नहीं लग रही है। आईटी में इन्फोसिस को हटा दें तो इतने खराब नतीजे नहीं है। टीसीएस की ठीक ठाक थे, सेल टेक की उम्मीद से बेहतर थे, मैस्टेक ने सरप्राइज करा है, विप्रो बायबैक की बात कर रहा है, तो ऐसा माहौल खराब नहीं है। बैंक्स में तेजी दिख रही है, मोमेंटम बन रहा है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो हो सकता है कि मार्केट थोड़े दिन रेंज में रहे। हो सकता है 17,800, 17,300, 17,800 कुछ टाइम तक आप एक सिंगल्स लेते रहें। हो सकता है कि कुछ मीडियम ओवर्स आ जाएं, हो जाए, पक्का होगा, जो होना भी चाहिए। मगर क्या मार्केट का रुख ऊपर है, मेरा ये मानना है। अंग्रेजी में कहावत है, सेल इन द मंथ ऑफ मे एंड गो अवे। मुझे नहीं लगता इन द मंथ ऑफ मे में आपको सेल करके जाना चाहिए। बजाज फाइनेंस को 2 या 3 क्वार्टर्स में मार्केट को कन्विंस करना पड़ेगा कि इनको बेस का इफेक्ट नहीं आ रहा है। एयू के नंबर्स, सॉरी इनके एसेट के नंबर्स हमने देखे थे, जो एयूएम बोलते हैं, नॉट एयूएम की हम जो बात करते हैं, एयूएम जो उनका था वो भी हमें नंबर पता है क्या है। तो कुल मिलाकर के नंबर मुझे नहीं लगता है कि गड़बड़ रहेंगे। आज मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट इंडियन होटल्स पे पढ़ रहा था, और इंडियन होटल्स को सब जानते हैं, ताज ब्रांड है उसके अंदर, पर मॉर्गन स्टैनली ने 415 का टारगेट दिया है। कोविड के पीक पर जो बिजनेस था 55-60 रुपए में आ गया था। उसी समय में राकेश झुंझुनवाला साहब ने 3 करोड़ शेयर इसमें इन्वेस्ट करे थे। वही मैं वीओ विजन की बात करता हूँ कि जब कोविड से लोग डरे हुए थे, उन्होंने हिम्मत करके लिया था। कई लोगों का मानना है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, स्पेशली महीने की 1 प्रॉपर्टी खोल रहे हैं, 1.5 प्रॉपर्टी खोल रहे हैं, साल में 3 साल में 100 प्रॉपर्टी खोलने की बात हो रही है। अब होटल बुकिंग का ट्राई करिए, कितना मुश्किल हो रहा है, G20 की वजह से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हालांकि स्टॉक सब जानते हैं, मगर ओन कितने लोग करते हैं। हमें पता है HDFC बैंक एक बहुत बढ़िया बैंक है, मगर कितने लोगों के पोर्टफोलियो में है भैया। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि इंडियन होटल पे नजर रखिए। उनका खास करके मानना है कि उनकी जो नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसको लेकर के अच्छा है, और उसमें नजर रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ इस समय जुड़ा हुआ है फंडामेंटल चार्ट सब पे बात करने के लिए, और मेरी नजर जा रही है बायोकॉन पे। आपको याद होगा बायोकॉन हम करीब 1-1.5 महीने से आपको डिस्कस कर रहे हैं। 180 के भाव से बायोकॉन 200 रुपए के भाव से 230 पे आ गया, धीरे धीरे मूव कर रहा है। कल बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो इसका एक आर्म है, वहां पे पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ने, मिस्टर पूनावाला ने एक स्टेक लिया है, लेकिन इसका 1 महीने 3 महीने का ग्राफ लेके आइए। अगर सारे स्टॉक्स की बात करें, औरो चल गया, डिवीज चल गया, सिप्ला चल ही रहा है, लुपिन भी चला नीचे थे, बायोकॉन सबसे धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए 12% 1 महीने में, 25 रुपए, 200 वाला 232। संतोष, बायोकॉन के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या ये 250 रुपए के लिए तैयार है नियर टर्म में, और फिर 275? ये बायोकॉन की बात करें तो यहाँ भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक लंबे पेनफुल पीरियड के बाद यहाँ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है, जो एक बुलिश साइन होता है। हालांकि इसका जो जब भी ये ऊपर आता है तो 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्ट्रिक्ट करता है अपसाइड के लिए, तो वो अभी आ रहा है 240 पे। तो हो सकता है अभी 10 रुपए का अपसाइड और देखने को मिले 240 पे, वहाँ कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन ये जैसे ही 240 का लेवल निकालेगा, हमको एक रैली इसमें 260 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। तो व्यू बुलिश है, 240 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। नीचे 220 का एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस बनता है आपके लिए पोजिशनल बेसिस पर। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वीएसटी इंडस्ट्रीज के कमजोर नतीजों का असर नेगेटिव आईटीसी पे हो सकता है, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आपको इस वजह से आईटीसी कमजोर मिले तो आप उसको छोड़े ना। कुछ आईटीसी पे क्या व्यू, स्पेशली इन लाइट ऑफ उसके अंदर एक कंसोलिडेशन, मामूली करेक्शन, जिन्होंने एक राउंड डबलर का खेला हुआ है वो निकल गए, सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है क्या? जी अजय, बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं डिप आया ही नहीं था, कहीं ना कहीं साइडवेज ही हो गया था, बट अदरवाइज इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। और इनफैक्ट अगर हम इस जो बड़े नियर टर्म मीडियम टर्म के व्यू से देखें तो जो डिप आया था दैट इज एक्चुअली अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर द स्टॉक टू हैपन। और वहां से जो स्टॉक ने एक रिबाउंड दिखाया है, रादर जो एक अप मूव शुरू किया है। देखिए 400 की हम काफी समय से बात कर रहे थे,
अब 400 को क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं दिख रहा। इनफैक्ट इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट्स। इसको आप पोजिशनल प्ले में लेना चाहें तो 450 के टारगेट्स के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो भी 425 के जो जोन्स हैं इन टारगेट्स के लिए आप बाय करके चलें। स्टॉप लॉस जो है इसको आप 405 के करीब रखें। पार्थिव, टाइटन पे आपका क्या व्यू बन रहा है इस भाव से? अगर हम एक महीने का चार्ट देखें, करीब 140 रुपए चला है। डायरेक्टर साहब लेके आइए टाइटन, 2650 रुपए का टाइटन हो गया। आपको याद होगा आए दिन बाजार में नैरेटिव आता है कि फला कंपनी नेक्स्ट टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स नेक्स्ट टाइटन, फला कंपनी नेक्स्ट टाइटन, बट टाइटन को कोई बीट तो नहीं कर पा रहा है अभी इन टर्म्स ऑफ, ये हर बार आके सरप्राइज किए जा रहे हैं बाजार को। 52 वीक हाई करीब आ चुका है ये स्टॉक 2650 पे। वैल्यूएशन कोई इश्यू है क्या इस भाव पे, या अभी भी बनता है? एक्चुअली टाइटन में पिछले 5 साल से अजय हम देखें तो वैल्यूएशन हैज ऑलवेज स्टेड एट अ ट्रेल पी मल्टीपल अपवर्ड्स ऑफ 60, डिस्पाइट द फैक्ट काफ़ी बार हमने देखा है कि कभी कभी मार्जिन मिस होते हैं, कभी कभी सेल्स वीकनेस होती है ड्यू टू कंज्यूमर डिमांड, लेकिन डिस्पाइट दैट हमने देखा है कि टाइटन में मैसिव डी रेटिंग कभी नहीं हुई है। द रीजन बीइंग कि मैनेजमेंट काफ़ी कैटेगरिकली बता रहे हैं कि जो नॉन ज्वेलरी सेगमेंट है वो भी अच्छे पैमाने पे ग्रो हो रहा है, वेदर इट इज द वॉचेस सेगमेंट और द आईवेयर सेगमेंट, काफ़ी छोटे इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स नो डाउट, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी ने गाइडेंस दी थी कि दे विल टच रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 करोड़, और आज के तारीख में अगर हम देखें तो ट्रेलिंग बेसिस पे इट इज एट 38,000 करोड़ रेवेन्यू। तो आई थिंक जिस तरह की टाइटन में हमेशा सालाना सेल्स की ग्रोथ करीबन 15 to 20% जितनी आ रही है, आई थिंक वी वोंट बी सरप्राइज टू सी अ 50,000 करोड़ रेवेन्यू और 13-14% के एबिटा मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है। वैल्यूएशंस डेफिनेटली एट 76 ट्रेल पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, और फॉरवर्ड की बात करो तो 62 टाइम्स पे है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइटन के लिए ये सेल्स मोमेंटम बरकरार रहे, और हमेशा हम ये डिस्कस करते कि ये फलाना कंपनी नेक्स्ट टाइटन रहेगी, लेकिन टाइटन की जिस तरह की इकोसिस्टम बन चुकी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि टाइटन की जो ब्रांड इक्विटी है वो रिप्लेस कर सके। काफ़ी इनोवेटिव मैनेजमेंट भी है, तो यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर कोई भी 10-15% जैसा इन द कोर्स ऑफ टाइम करेक्शन आता है, 2200-2300 रुपए के आसपास टाइटन आता है, तो बिकम्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। विजुअल थिंकिंग अभी के लिए, लेकिन जब भी कोई ऐसा करेक्शन आए तभी इन्वेस्टर्स इस पे चिप इन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई टाइटन पे। और एक सुमित, वोल्टास में क्या मामला है? वोल्टास में भयंकर गर्मी के चक्कर में एक ट्रेड तो बना, आज रिजल्ट है, कमेंट्री बाजार की नजर रहेगी, 850 का भाव। डॉक्टर साहब 1 महीना 3 महीने दिखाइए, क्या ये ट्रेड ओवर हो गया है? भयंकर गर्मी, अच्छी डिमांड, मैंने खुद परसों अपने पेरेंटल हाउस में वोल्टास का ही नया एसी खरीदा है। पता नहीं इतना जबरदस्त रिकॉल है कि वोल्टास को कोई बीट ही नहीं कर पाता है। एनीवेज ये देखिए 3 महीने में 750, इनफैक्ट 800 वाला 850 हुआ है। क्या इसमें ये ट्रेड ओवर हो गया? जी, मैं अभी भी ट्रेड ओवर की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है। जो स्टॉक अभी 800 से लेके 860, 865 तक का एक बाउंस बैक आया था, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो 823 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये तो वोल्टास पे बात रही। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जिनके ब्रेकआउट पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है। कल खबर गर्म है में शरद हमें बता रहे थे कि मिड कैप इंजीनियरिंग स्पेस में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, स्पेशली वैरोक इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट पैटर्न भी है स्टॉक में। क्या करेंगे इस स्टॉक पर संतोष? नाम रिपीट संतोष। वैरोक इंजीनियरिंग, सॉरी। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है और कल वॉल्यूम के साथ इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है ये आज भी तेजी एक्सटेंड कर सकता है। ऊपर में 300 रुपये का इमीडिएट टारगेट है जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहाँ हो सकता है एक मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन अगर वहाँ पे मुनाफा वसूली आती है तो नीचे मेरे हिसाब से फिर से खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। 280 के नज़दीक इसमें फिर से खरीदारी ढूंढना चाहिए, क्योंकि फिर से जब ये 300 का निकालेगा तो अगला जो टारगेट आएगा 330-340 तक का देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर बुलिश है, अभी फिलहाल के लिए 300 का टारगेट है, उसके बाद कोई डिप मिलता है तो फिर खरीदारी करना चाहिए। कंज्यूमर के चार्ट्स को एक बार देखते हैं। कुछ कंजम्पशन थीम को कैसे देख रहे हैं? अच्छे नतीजे पेश किए कंपनी ने, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में 20% के अपमूव देखने को मिले थे। स्टॉक वैसे इस वक्त प्री ओपन में कुछ खास एक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन कंजम्पशन बीट पर आपकी क्या नजर है? इस स्पेस पे आपको अच्छा खासा एक्शन देखने मिलेगा।
टाटा कंज्यूमर आई एम नॉट टू बुलिश ऑन, काफी सेलिंग प्रेशर है। और अगर मैं देखूं तो इसके जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं बिल्कुल उसके करीब करीब 750 740 के आसपास के जो लेवल्स हैं, यहीं पे आके इसने दम तोड़ दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक स्टॉक देखना चाहें आईटीसी के अलावा तो ब्रिटानिया है, इसको अपने रेडार पे रखें। एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद हल्का सही बट अच्छा खासा सर्ज दिखा रहा है, तो ब्रिटानिया आप अपने रेडार पे रख सकते हैं फ्रॉम बाइंग परस्पेक्टिव। 4500 4550 के लेवल्स के लिए से आप बाई कर सकते हैं। यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये करीब 4360 के जो जोन्स हैं इसके आसपास रहेगा। एक क्विक फॉलो अप, क्योंकि आप पूना वाला फिनकॉर्प ट्रैक करते हैं, कल एक बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर आया था, स्टॉक बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, फिर भी 317-18 पे घूम रहा है अभी। कल रिजल्ट्स भी हैं इनके। कुछ पूना वाला अजय थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है बिकॉज इट्स नॉट गिवन अ ब्रेकआउट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। 325 के ऊपर निकलेगा तब हम इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। राइट। एक एबी कैपिटल में अभी कुछ ब्लॉक डील हुआ है, 1% का इसके अंदर ब्लॉक चेंज हुआ है। एबी कैपिटल लेके आइए, बड़े बाजार के दिग्गज इधर बात भी करते हुए नजर आए, एक्शन भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें। कोई ट्रेड वहां पे संतोष वेरी क्विकली? यस, एबी कैपिटल की बात करें तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, हालांकि ऊपर से एक सप्लाई देखने को मिला, लेकिन मेरी नजर रहेगी 156 के लेवल पर। अगर इस लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहता है तो ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा और स्टॉक ऊपर में जैसे 165 का लेवल निकालेगा 181 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट्स की ओपनिंग होने को हो रही है और कुल मिला के अगर आप देखें तो कुल मिला आज बाजार फिर से हल्के से गैप डाउन के साथ खुल सकता है। मार्केट के पास एक अहम सपोर्ट है 17,600, बैंक निफ्टी के पास एक अहम सपोर्ट है 42,500। देखते हैं आज बाजार कैसे ओपन करता है। एडवांस डिक्लाइन के साथ आप चेक कीजिए इस समय अपनी पोजीशंस को, और आप देख रहे हैं 780 शेयर इस समय बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं और करीब 450 शेयरों के अंदर नुकसान है। इस समय की पोजीशंस ये कह रही है कि मार्केट को थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्ट्रांग बुल है और उसके बाद सामने रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, डेरिवेटिव एक्सपायरी जैसा ट्रिगर आपके सामने है, तो इसलिए थोड़ा चर्निंग आपको पहले आधे पौने घंटे में दिखेगी, लेकिन फिर जिस तरफ पलड़ा भारी होगा बाजार उसी तरफ आपको चलता हुआ दिख जाएगा। सेंसेक्स इस समय 15 पॉइंट के हल्के से हरे निशान में है। आप कुछ स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बजाज काउंटर्स को नोटिस कीजिएगा, बजाज फाइनेंस के आज नंबर्स हैं, बजाज ऑटो के स्टॉक्स का इंपैक्ट आज कैलकुलेट होगा। ये कुछ स्टॉक्स जो बजाज ग्रुप के आपको ध्यान रखने होंगे। टाटा कंज्यूमर्स के जब नंबर आए तो वो सॉर्ट ऑफ नेस्ले जैसे ही दिख रहे थे, जिस तरह से नेस्ले के अंदर कुछ ज्यादा नफा नुकसान नहीं जुड़ा। आज टाटा कंज्यूमर्स भी बिल्कुल शांत है। महिंद्रा सीआई भी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, वो आज 5 से 6% गैप के साथ खुला है और उसके अंदर हमको एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज वो पोस्ट नंबर्स का है। आते फटाफट से, और आज कौन से गेनर्स बने? भारती एयरटेल। अब मिस्टर मित्तल की जो बाइट आई उसके बाद से उन्होंने जो पॉइंट किया है कि हमने काफी जंग जीत के अब यहाँ तक पहुंचे हैं, वो बाजार को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। और यहाँ पे आज भारती एयरटेल के अंदर हमको एक अच्छा 4.5-5 रुपए का मोमेंटम मिला। पावर ग्रिड, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ये कुछ शेयर है जिन्होंने थोड़ा लीड किया है। अगर आज आप स्क्रीन को चेक करें ना तो ऑटो और आईटी का थोड़ा बोलबाला ज्यादा है। मारुति सुजुकी के नंबर्स आने हैं, उससे ठीक पहले थोड़ी बहुत पोजीशंस इसमें देखने को मिल रही है। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों हरे निशान में आज आपको दिख रहे हैं। जैसे हम आपको शुरुआत में कह रहे हैं कि मार्केट आज थोड़ा चर्न करेगा अपने आप को, क्योंकि उसके बाद सामने रेजिस्टेंस है, पीछे एक स्ट्रॉन्ग बेस है और डेरिवेटिव एक्सपायरी का ट्रिगर है, इसलिए चर्निंग अगले आधे पौने घंटे में रहेगी। विक्स को नोटिस कीजिएगा थोड़ी देर के बाद। बड़े और पक्के शेयर्स में से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज मामूली सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। अब आ जाते हैं वीक काउंटर्स कौन से हैं। नेस्ले टूटा, टाटा स्टील आज कमजोर है शुरुआत में, अगर आप देख पा रहे होंगे। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक कमजोर, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक कमजोर। इसलिए निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज आपको थोड़ा ज्यादा कमजोर दिखेगा और ये चला भी ज्यादा था। हालांकि दोनों ही अपने 200 दिनों और 50 दिनों के एवरेज के ऊपर हैं। देखते हैं आज बैंकिंग वर्सेस आईटी। टिपिकली जब भी आईटी चलता है बैंक थोड़ा साइडलाइन हो जाता है, लेकिन सामने क्रूड वाला फैक्टर्स भी है, तो इसलिए क्रूड ओरिएंटेड स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, यानी कि पहले 100 काउंटर्स जो मिड कैप के 100 काउंटर्स हैं, अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे गुजरात स्टेट पेट्रो, जिसको हम जीएसपीएल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट उसके अंदर 3.5% ऊपर। इंडियन होटल्स ऊपर है। आज सीजी कंज्यूमर्स के अंदर 2 रुपए की हल्की सी बढ़त है। वरुण बेवरेजेस, वोल्टा जैसे शेयर्स भी हल्की बढ़त के साथ आज ओपन होते दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कांटे की टक्कर चल रही है 900 वर्सेस 600 शेयर्स की। अजय, तो बहुत फ्लैट ओपनिंग है, 10-15 मिनट दीजिए बाजार को। इंडिविजुअल काउंटर्स में बहुत शानदार काम हो रहा है, हम वहां जाते हैं। महिंद्रा सीआई ये स्टॉक लेके आई है। महिंद्रा सीआई ऑटो एंसिलरी कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की। आपको अक्सर इस पर बात होती हुई नजर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैनेजमेंट बात ही नहीं करते हैं मीडिया से, लेकिन ट्रैक बहुत होता है। खुलते के साथ ही 9%, 8-9% भाग गया ये। पार्थिव,
महिंद्रा सीआई में ट्रांसफॉर्मेशनल काम हो रहा है, अगर आप लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में देखें 385 के भाव पे आपकी नजर गई है इस पे? कंफर्टिंग है का जो बिजनेस है और एल्यूमिनियम कास्टिंग बिजनेस है वहाँ पे रीजनेबली अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है और नो डाउट आई थिंक काफ़ी डिवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, फॉरेन एक्सपोजर भी है, लेकिन आई थिंक काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की है, आपने राइटली बताया। ये एक कंपनी काइंड ऑफ ड्रैग थी महिंद्रा ग्रुप पे, तो आई थिंक पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रेल मल्टीपल ऑफ 20 चल रहा है अभी, और आगे जाते जिस तरह का डिमांड है, ऑर्डर बुक है और मार्जिन एक्सपेंशन भी लग रहा है बिकॉज काफ़ी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट कम हुए हैं, तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है। लेकिन आज के मूव के बाद आई थिंक काफी गुडनेस प्राइस हो रही है, लेकिन वील हैव टू मॉनिटर द अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स और मोर इम्पोर्टेंटली मैनेजमेंट कमेंट्री की कैसे मार्जिन एक्सपेंशन के लीवर्स रहेंगे कंपनी के लिए। सेट स्टॉक्स में वापस से एक्शन है, लेके आइए ओबरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक 960 जाके वापस करेक्ट हुआ, ओबरॉय भी ऊपर से थोड़ा सा उतरा हुआ है, लेकिन आज देखिए डेज हाई की तरफ, क्या इसमें दोबारा ये 2% ऊपर भाग गया मैक्रोटेक ऑलरेडी। कोई रियल एस्टेट स्टॉक्स में आप बैठ लेंगे? सुमित, गोदरेज प्रॉपर्टी से बात हो रही थी मुनाफे के फंडा में, कोई भी और जो रेगुलर डिस्कस नहीं हुआ हो, उनमें से किसी में आपको कंफर्ट आ रहा है रियल एस्टेट में? देखिए ओबरॉय में मैं अभी भी यहाँ पे बने रहना चाहूंगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खड़े रहिए। 865 ये एक लेवल है जो मुझे एक रिसेंट स्टॉप लॉस की तरह दिख रहा है, बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए। अपसाइड में इसका मोमेंटम और स्ट्रांग हो जाएगा अबव द 930, तो 930 लेवल जैसे ही क्रॉस हो रहे हैं हमें एक्सपेक्टेशन है करीबन 1000 प्लस इसमें आपका भाव दिख सकता है। तो क्लियरली अभी जो डिब्बे में बोल रहे थे, और ये हमेशा रहता है आईटी वर्सेस बैंक, आज आईटी चल रहे हैं और बैंक्स नहीं चल रहे हैं। आईटी पर एक्सपेक्टेशन थी भी, क्योंकि कल जिस तरह से बड़ी टेक अर्निंग्स पोस्ट द मार्केट्स नंबर्स अच्छा है, फ्यूचर्स ऊपर है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को सहारा मिलेगा। सबसे बड़ा गेनर सेक्टर अभी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुलते के साथ ही फेस ऑफ इट अभी फिलहाल आपको आईटी पैक में अच्छी मूव दिख रही है। और दूसरा एक ट्रेंड जो दिख रहा है, जितने भी रूरल कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, चाहे वो मैरिको हो, कॉलपैल हो, इन सब में अच्छी रैली दिख रही है। इनमें से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट दिख रहा है, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स तो काउंटर स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं। कुछ एफएमसीजी या आईटी, इनमें से कुछ पिक करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? जी देखिए, अगर दोनों में से एक पिक करना हो तो आई विल गो विद एफएमसीजी। देयर इज फार टू मच हैपनिंग इन आईटी, अब आप चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे कह लीजिए या ग्लोबल फ्रंट पे कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट तो आता ही है। अ मोर होम ग्रोन स्टोरी एफएमसीजी, इसमें जहां पे हमने स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखा था, रिबाउंड भी देख रहे हैं, तो आईटीसी ब्रिटानिया तो हमने सुबह डिस्कस किया ही था। एक स्टॉक जो भी आपने मेंशन किया मैरिको, इसमें भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखा है। हालांकि लंबे स्लम्प के बाद ये रिवाइव कर रहा है, बट पिछले 3 से 4 सेशन में जो इसने ब्रेकआउट दिया है, फॉलो थ्रू बाइंग काफी अच्छी आ रही है। मेरे हिसाब से मैरिको में ट्रेडिंग के लिहाज से एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 488 इन लेवल्स को अपना स्टॉप लॉस बनाए अगर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ले रहे हो तो। पहला टारगेट 501 का, दूसरा टारगेट जो है ये आपका 505 का निकल के आ रहा है। मैरिको आपको पसंद आएगा। कल शरद ने खबर गरम में 2 स्टॉक्स बताए थे, एक वैरक और दूसरा जीएनएफसी बताया था। आज जीएनएफसी में एक अच्छी मूव है, लगभग 6-6.5% की मूव, आपको 7% की मूव दिख रही है। और न्यूज़ ये थी कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू एंटर ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस, लेकिन कल से जिसने लिया होगा उसके लिए तो ये गैप अप में मूव आ गई, लेकिन यहाँ से क्या एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए संतोष? यस, आज गुजरात से रिलेटेड सारी पीएसयू स्टॉक्स में तेजी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ है इनको लेकर। सो अभी भी मुझे लगता है तेजी बरकरार रह सकती है। ऊपर इमीडिएटली 575 का एक रेजिस्टेंस जरूर है, वहाँ तक का टारगेट तो नजर आ ही रहा है। 575 क्रॉस करता है तो शायद हमको 600 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 552 रुपये का। न्यूज़ फ्लो है, गुजरात गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंसमेंट की, जिसके चलते हम देख रहे हैं गुजरात से जुड़े गुजरात गैस का स्टॉक भी एक बार लेकर आए। जीएनएफसी के स्टॉक में तो हम देख ही रहे हैं अच्छा एक्शन, लेकिन इन स्टॉक्स में एक एक्शन नजर आ रहा है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स भी आगे लेकर आएंगे। गुजरात गैस में भी हम देख रहे हैं एक मजबूती के साथ ट्रेड। पार्थिव, रेलवे स्टॉक्स लगातार हम देख रहे हैं 2 हफ्तों से अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं। लेकर आए आरवीएनएल, राइट्स, आईआरएफसी। इनफैक्ट रेलवे इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी राइट्स के स्टॉक को देखें, आरवीएनएल में तो इनफैक्ट 1.25 करोड़ शेयर्स के कई सौदे अभी होते हुए नजर भी आए। तो बंच ब्लॉक डील्स भी होती दिख रही है और रेलवे स्टॉक्स पर अच्छा खासा एक्शन भी इस वक्त रेलवे इंफ्रा पर, क्योंकि केपेक्स से जुड़ा थीम है और सरकार का भी फोकस है। कैसे आप इस स्पेस को देख रहे हैं? काफी टाइम से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का जो बजटरी आउटले है इंफ्रा
कम है, उसमें अराउंड 2.7 लाख करोड़ अकेला रेलवे सेगमेंट के लिए है। और रेलवे सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी कंपनीज जो है स्पेशली इन द PSU स्पेस, जैसे कि RVNL है, इरकॉन है, ये सब कंटिन्यूसली दे आर टॉकिंग अबाउट न्यू ऑर्डर इनटेक्स, और उनकी ऑर्डर बुक देखें तो हिस्टोरिकल हाइज पे है, रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और RVNL नो डाउट अभी रिसेंटली काफ़ी रीरेट हो चुका है, लेकिन अगर जस्ट 1-2 महीने पहले देखें तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इट वाज कोटेड अराउंड 12-13 ट्रेल मल्टीपल, और फॉरवर्ड बेसिस पे बात करूँ तो 9-8 के PE पे है। तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी तगड़े होते हैं इनके, और जिस तरह का एग्जीक्यूशन है, मार्केट इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि इवन जो मार्जिन लेवल्स है वो यही मेंटेन करते हैं, लेकिन रेवेन्यू अगर काफ़ी बढ़ते हैं तो ये कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी पॉजिटिव फर्क रहेगा, और वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है ही। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 साल की तो स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आउटले। और नेक्स्ट ईयर आई थिंक देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि जनरली हम देखते हैं कि गोइंग इनटू इलेक्शन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमेशा ज़्यादा बढ़ता है, तो 2 साल की बहुत तगड़ी विजिबिलिटी है। तो ये सेक्टर पे हमारा बुलिश व्यू है, और यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिहाज से इसको पकड़ के चलें। स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। मिड कैप प्लेस की अगर बात करें तो मिड कैप प्लेस में सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडियन होटल के चार्ट्स, जिस पर हमने डिस्कशन भी किया, जिस पर निकुंज ने अपनी राय भी दी थी। इंडियन होटल्स के चार्ट्स को लेकर आए करीब 1.25% तक की तेजी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अजय वोल्टास का जिक्र कर रहे थे। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं मिड कैप प्ले में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक और फार्मा प्लेस भी हैं जो कि इस वक्त फोकस में, और सीमेंट सेक्टर पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये हफ्ता जो है सीमेंट से जुड़ी जो हैवी वेट कंपनियां उसके नतीजे आने वाले हैं। डालमिया भारत के नंबर्स आए हैं, और साथ ही अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा जैसे नंबर्स का इंतजार रहेगा। सुमित, वैसे आपकी राय जो है इंडेक्स पर कॉशियस थी, और इसी तरह के सेंटिमेंट्स इंडेक्स पर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इस वक्त अगर आप देखें HDFC लाइफ, SBI लाइफ के काउंटर्स पर क्या कोई पॉजिटिव स्टांस, क्या कोई ट्रेड आपके हिसाब से बनते हैं? दोनों स्टॉक के नतीजे इनफैक्ट दोनों कंपनियों के आने वाले हैं। ग्रॉस प्रीमियम की बात करें, अनुमान बता रहे हैं कि अच्छे रहेंगे, और स्टॉक में भी पॉजिटिव मूवमेंट दोनों पर। देखिए, SBI लाइफ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो पिछले 3 या 4 सेशंस के अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बात करें तो स्टॉक ने बार बार एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कॉशियस व्यू रहेगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1090। तो 1090 अगर लेवल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है और भी डाउनसाइड जा सकता है, और अपना जो प्रीवियस लो था उसके नियर बाय तक स्टॉक जा सकता है, दैट इज अराउंड 1050। तो व्यू जो है वो यहाँ पे बेयरिश रहेगा। शॉपर स्टॉप को लेके एडिटर साहब, शॉपर स्टॉप का भी रिजल्ट ड्यू है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से बहुत धमाकेदार नंबर शॉपर स्टॉप लाता गया है, और इसके अंदर रीरेटिंग हुई है। क्या इस क्वार्टर भी ऐसा हो सकता है? इसका 3-4 महीने का ग्राफ लिखिए एडिटर साहब। शॉपर स्टॉप नीचे में 580 से ऊपर आ गया है 1620 के आसपास, करेक्टिव फेज में चला गया। अब इसका 1 साल का ग्राफ लिखिए, ये 1 साल का ग्राफ लिखिए एडिटर साहब। शॉपर स्टॉप ने किया क्या था, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आया था वहाँ पे? ये देखिए 52 हाई मारा करीब 750 का, और वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ कि रिवाइवल शुरू हो गया। सुमित, जरा शॉपर स्टॉप के चार्ट देख के बताएं। अगर ये आप देखेंगे ना तो एक अपने रीटेस्ट कैंडिडेट की तरह आप इसको देख सकते हैं। जो आपने बोला बिल्कुल ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, लेकिन स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया था अराउंड अप्रैल 22 का, और वही हाई को अब वो एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऑलरेडी होल्डिंग अगर किसी के पास है तो बिल्कुल अब यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। अभी भी मैं बोलूंगा स्टॉप लॉस विल बी बिलो 580 लेवल्स। तो यहाँ से अगर वो बाउंस बैक दे रहा है बिल्कुल, तो फिर से ये ऊपर 710 के लेवल तक जा सकता है। तो मेरा खड़े रहने का सलाह रहेगा यहाँ पे। वेदांता में आज कमेंट्री आई है सुबह ET में कि प्रमोटर लेवल पे डेट कम किया है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में वेदांता की थोड़ी पिटाई हुई थी, अगर आप देखें इसका 6 महीने ग्राफ लेके आइए। ये सोच के बाजार को कि शायद प्रमोटर लेवल पे जो डेट है होल्डिंग कंपनी लेवल पे, ग्रुप कंपनी है, वो उसका इश्यू वेदांता को भी झेलना पड़ सकता है। ये देखिए 320-330 के भाव से करेक्ट हुआ 260-65, उसके बाद वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में 275 के आसपास। कुछ इसके अंदर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? अजय, थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, बिकॉज एक रेंज में है और हमने लोअर हाइस का पैटर्न देखा है। सप्लाई प्रेशर ऊपरी लेवल्स पे आ रहा है। इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं ये भी थोड़ी नेगेटिविटी सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें।
लॉन्ग पोजीशन के लिए अवॉइड करें। 285 ये एक लेवल है, अगर ये क्रॉस होता है तब इसके जो की रेजिस्टेंस जोन है ये क्रॉस होंगे, तब हम इसमें फ्रेश बाइंग का व्यू बनाएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से 285 जब तक नहीं क्रॉस करता इस रेंज में रहेगा। ऑन द डाउन साइड दैट रेंज टर्न्स आउट टू बी एक्जैक्टली 10 पॉइंट्स लोअर व्हिच इज 265। अगर ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट साइड के लिए कैंडिडेट बन जाएगा। तो बिल्कुल रेंज के बीच में है, अभी फिलहाल इसे अवॉइड करें। ऑल में रिजल्ट के पसंद नहीं आया बाजार को, या उससे चला हुआ था 15-16%, तो एमडी साहब के एक्सटेंशन पे ही चल गया था 17%, 4% नीचे फ्रेश शॉर्ट्स इसके अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष, किस लेवल पे ये एक बार दोबारा विजिट बनता है? यस, एयू बैंक की बात करें तो हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी थी, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। मेरी नज़र रहेगी इसमें 630 के लेवल के आसपास, बिकॉज ये वही लेवल था जिस लेवल के आसपास ये गैप अप ओपनिंग दिया था उस न्यूज़ के बाद, और वहीं इसका 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। तो 630 से 625 की रेंज में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 620 का रहेगा। अगर वहाँ से बाउंस बैक करता है तो शायद फिर से हमको 670 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट बिल्टअप आप जो बात कर रहे हैं ना अजय, उसमें परसिस्टेंट के नंबर्स के बाद भी अब रिएक्शन है लगभग, वहाँ पर भी आप देखें तो शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, फर्दर दबाव है स्टॉक पे। और इनफैक्ट इप्का लैब भी रिकवर होता हुआ नहीं दिख रहा। कल इप्का लैब में लगभग 10% की गिरावट थी, क्योंकि इप्का लैब के यूनिकेम में जो स्टेक की डील है वो बाजार को पसंद नहीं है, उस पर कई सारी मार्केट की वरीज हैं। और आज भी आप देखें तो 5% की दबाव इस पर बना हुआ है। क्या ये फर्दर और प्रेशर इस पर क्रिएट हो सकता है? क्या और शॉर्टिंग कैंडिडेट होना चाहिए, या कल 10 और आज 15% तो टूट चुका है इस न्यूज़ पे समीत, या फिर अब इसे आप रिकवरी ट्रेड की तरह देखेंगे? मैं वेट करूंगा एक 690 लेवल्स का। अगर आप यहाँ पे फीबो एक लेवल लगाएंगे तो दैट इज अराउंड 690 का जो सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो और डाउनसाइड पॉसिबल है। तो पहले यहाँ पे स्टॉक रुकना चाहिए और कोई ना कोई एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ही मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अदरवाइज आई विल अवॉइड दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ। लेकिन एक स्पेस जो हम लगातार देख रहे हैं, डॉलर, लक्स, पेज इंडस्ट्री आज भी चल रहा है। आप यहाँ पर भी एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एडिशन है यहाँ पर भी। पेज इंडस्ट्रीज को इन लेवल्स पर प्लस करेंगे आप कुछ? देखिए कुछ समय पहले ये स्टॉक था मेरे रेडार पे, बट एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना के अब इसमें एक हमें मोमेंटम जो है लौटते हुए दिख रहा है। देर ही सही, बट जैसे कहते हैं देर है दुरुस्त है। अब यहाँ पे अच्छा खासा एक जो हम जंप देख रहे हैं आते हुए, हो सकता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे। अगेन बड़े बड़े मूव्स इसमें नहीं आते, स्लो एंड स्टेडी है इन बिग टिकट स्टॉक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड एक लेके चलें, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 42,500 ये जो लेवल्स हैं ये एज अ फर्स्ट टारगेट आपके लिए एक्ट करेंगे, एंड सेकंड टारगेट 44,500 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चलें करीब 39,700 के करीब का। चलिए ये राय आपको मिलती है, लेकिन बजाज ट्विंस को एक बार लेकर आते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व में इस वक्त कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन बजाज फाइनेंस का स्टॉक कर रहा है रिएक्ट। और रिएक्शन इसलिए क्योंकि नतीजे आने वाले हैं। बजाज फाइनेंस एक्सपेक्टेशंस हैं पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स की, ऊपर से थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का फेज इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन संतोष, आपकी राय क्या होगी? क्योंकि अनुमान यही है कि मार्जिन में हल्का मॉडरेशन नजर आ सकता है, और साथ ही अगर नंबर देखें ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम की तर्ज पर पॉजिटिव रहेंगे। ट्रेड टेक्निकली चार्ट्स पर बनता है। यस, बजाज फाइनेंस की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में से मोमेंटम पकड़ा था, रिजल्ट के पहले एक बुलिश व्यूज के साथ जाना जाता है। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर 6140 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका 100 दिन का मूविंग एवरेज भी, और यहीं से एक फॉल स्टार्ट हुआ था इस काउंटर में। तो मैं 6140 का लेवल क्रॉस होगा तभी कोई ट्रेड लेना चाहूँगा, वरना अवॉइड करना चाहूँगा। कोई काउंटर ट्रेड लेना चाहता है तो 6150 का स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड या पुट साइड भी देख सकते हैं, बट जो मेन कंफर्मेशन आएगा बाइंग के साइड वो 6140 के ऊपर ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर इस वक्त थोड़े से लेवल्स को वॉच आउट करना चाहेंगे संतोष बजाज फाइनेंस के काउंटर पर। लेकिन एक बार फंडामेंटल आउटलुक एफएमसीजी प्ले पर भी समझना चाहेंगे पार्थिव आपसे, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन कंजम्पशन थीम भी है, और रूरल फ्रंट पर काफी हद तक हम देख रहे हैं अच्छा एक ट्रिगर है जो कि वॉच आउट किया जाएगा इस वक्त। अगर एफएमसीजी कंपनियों की बात करें, सबसे ज्यादा रूरल कंट्रीब्यूशन किसी एफएमसीजी कंपनी से है तो वो है एचयूएल के स्टॉक को देखें, ब्रिटानिया, नेस्ले, इन सारे के सारे कंजम्पशन थीम में जहां पर ग्रामीण मांग का काफी हद तक असर देखने को मिलेगा, और वहां से रिवाइवल के संकेत हैं। कैसे देखा जाए इस सेंटिमेंट को इस ट्रिगर के साथ?
सेंटिमेंट है बिकॉज HUL जैसी कंपनी हमेशा उसके कॉन कॉल पे यही बताती है कि रूरल इन्फ्लेशन के वजह से रूरल सेगमेंट पे जो वीकनेस है वो आई थिंक आगे जाते स्लोली ग्रेजुअली बॉटम आउट होती दिख रही है। ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम से वॉल्यूम ग्रोथ में वी शेप रिकवरी आएगी, लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुअल रिकवरी भी आती है तो बहुत बड़ी राहत की बात है। और FMCG कंपनीज में अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने प्राइस करेक्ट किया है, इफ नॉट टाइम करेक्ट किया है रादर, इफ नॉट प्राइस करेक्शन। और हमेशा हम देखते हैं कि जो पैकेजिंग कॉस्ट रहते हैं, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट रहते हैं, वो आई थिंक बहुत लिमिटेड वे से वो लोग एड स्पेंड्स पे वो लोग मार्जिन्स को रिकूप करते हैं। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि पैकेजिंग कॉस्ट हो, काफ़ी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट हो, तो यहाँ पे काफ़ी गिरावट हुई है और ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन ये क्वार्टर से हमने ऑलरेडी विटनेस करना चालू किया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वॉल्यूम ग्रोथ एक तो बरकरार रहेगा और प्लस आई थिंक इवन ग्रॉस मार्जिन है वो भी एक्सपैंड होंगे। तो दिस इज आई थिंक वेरी गुड फॉर दी FMCG कंपनीज एंड री रेटिंग ऑफ द सेम। तो काफ़ी कंपनीज है जैसे कि मैरिको है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, बहुत टाइम से टाइम करेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रैक्शन आ सकता है। डाबर जैसी कंपनी भी काफ़ी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए, प्रीमियमाइजेशन पे फोकस है। तो आई थिंक ये सेक्टर आने वाले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा कर सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए, अब हो चुके हैं करीब 15-20 मिनट बाजार को खुले। इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी का जायजा लेना उचित होगा। पहले 5 मिनट तो सेटल होने देना चाहिए। और हो क्या रहा है, 100 पॉइंट सेंसेक्स उतर चुका है, करीब करीब 150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गया है। लेके आइए इंट्राडे पॉइंट, ये देखिए बहुत बढ़िया पुल बैक इस समय पेश आ रहा है आपको निफ्टी बैंक में। लेना किस भाव पे? 42,500 के आसपास तो आ गया, टॉप से अच्छा खासा उतर चुका है। क्या ये और यहाँ से 100-150 पॉइंट उतरे, 300 पॉइंट का अगर पुल बैक इंटरडे मिले तो लेना चाहिए। निफ्टी पर भी लेके आइए जरा, निफ्टी कहाँ पहुँचा है। निफ्टी डायरेक्ट इंटरडे बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, बट डेज लो की तरफ जा रहा है। क्या यहाँ भी गुंजाइश, किस लेवल पे गुंजाइश बनेगी, एक बार ये कुछ से जान लेते हैं। कुछ 15-20 मिनट हो गए और उतर रहा है बाजार। वैसे अगर देखा जाए ऊपर के भाव से, कहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में वापस एंट्री लेनी चाहिए? अजय देखिए, अगर हम सिर्फ इंट्राडे की बात करें तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे अगर हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पहले जो सेटअप होते हुए मिल रहा है बहुत ही टाइट रेंज में, 17,700 का पुट और 17,800 का कॉल, बस यहीं पे सारा एक्शन है। मैक्स पेन निफ्टी का 17,700 के आसपास है, विच मींस हो सकता है गिव और टेक 50 पॉइंट्स हम शायद आज और कल में निफ्टी इन्हीं लेवल्स के आसपास एक्सपायर हो जाए, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। तो इंडेक्स पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो शायद हमें थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहिए, प्रॉब्ली लाइक अ वीक और सो, और मे बी एटलीस्ट 3 to 4 डेज बियॉन्ड द एक्सपायरी। बट अगर आप फिर भी प्ले करना चाहें तो जैसे मैंने बताया 17,700 के आसपास निफ्टी में अच्छा खासा पुट बेस है। तो अगर थोड़ा सा और नीचे स्लाइड हो 17,700 के पास है, उससे थोड़ा सा नीचे स्लाइड हो, तब एक लॉन्ग पोजीशन बनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 17,650 का जो सपोर्ट जोन है दैट विल कम इनटू प्ले। जो पुट राइटर्स हैं दे विल ट्राई टू डिफेंड दोस लेवल्स, तो वहां से एक हल्का सा रिबाउंड आप इसमें आते हुए देख सकते हैं बैक टू 750 17,800 लेवल्स। तो अगर आप इतने पॉइंट्स के लिए प्ले करना चाहें तब निफ्टी में आप कर सकते हैं। करीब 30 पॉइंट और उतर जाने दीजिए, 17,700 का जो लेवल है इसके करीब आए तो। बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर स्टोरी, 42,500 का मैक्स पेन है, बिल्कुल उसी के पास चल रहे हैं, जरा उसके नीचे स्लाइड हुए हैं। सो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू एंटर बैंक निफ्टी लॉन्ग पोजीशंस नाउ। यहाँ पे आप 42,300 का स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट जो है आपके लिए, जो कल का हाई था 42,800 का, ये रहेगा। कल एबीबी की जो सॉलिड कमेंट्री आई थी उसके बाद मिड टीयर कैपिटल गुड्स के अंदर वापस इनफैक्ट सीमेंस भी देखिए आप चल रहा है। सीमेंस तो खैर बड़ी कंपनी है, हाँ, बट है वो पूरे स्पेस में एक्शन आ गया। तो क्या ये एक एक्सपेक्टेशन है कि ग्लोबल जहां से कमेंट्स आएंगे अच्छे, वो स्टॉक्स पे एक व्यू बन रहा है। देखिए करेक्टिव फेज हो चुका है इनमें। ये अगर आपको याद होगा 1.5 महीने से हमने डिस्कस ही नहीं किया स्टॉक, क्योंकि ये चले गए थे एकदम एक बहुत अच्छे रन के बाद। अब लग रहा है वापस त्रिवेणी टर्बाइन को देखिए डेज हाई पे आ गया। मिड टीयर इंजीनियरिंग इंफ्रा नेम्स में जेटीएल है, जेटीएल भी डेज हाई के करीब आ गया है। आज रिजल्ट भी है ऑफ कोर्स जेटीएल का। तो बाजार का इंटरेस्ट मिड टीयर कैप गुड्स और इंजीनियरिंग में इस समय ज्यादा आ रहा है। करेक्ट। त्रिवेणी और जेटीएल के चार्ट जरा देख के बताएंगे आप संतोष? यस, कैपिटल गुड्स पे तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है ही। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो त्रिवेणी टरबाइन की बात करें तो इस स्टॉक में एक लगातार एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और फिर से तेजी के लिए तैयार है। आप देखिए इसमें 350 का एक ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में हमको 400 रुपये की एक रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक कौन सा था अजय जी?
अच्छा ठीक है, तो त्रिवेणी टर्बाइंस पे संतोष हमें अपना एक व्यू दे रहे थे, लेकिन एक स्टॉक मिर्जा इंटरनेशनल लगातार डबल हो चुका है। 30-31 रुपए आप देखें इसी महीने के स्टार्ट पे था, अब 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। हालांकि इसके रैशनल में हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि इसमें रिटेल को फंसना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मूव देख के, ऑफकोर्स इतनी सरप्राइजिंग मूव देख के तो एक बार के लिए कोई भी होगा मिलेगा नहीं। अभी तो अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बायर्स अभी भी लगे हुए हैं अगर अपर सर्किट लगा हुआ है तो। कुछ मिर्जा इंटरनेशनल या फिर पूरा एक इसी का रब अप इफेक्ट पूरे फुटवेयर सेगमेंट में दिखेगा? क्या लेंगे आप यहाँ से, क्या रिकमेंडेशन होगी मिर्जा पे? देखिए मिर्जा पे तो बहुत ही क्लियर रिकमेंडेशन है, अवॉइड करें, बहुत ज्यादा रनअप हो चुका है, इट्स ओनली एक्सट्रीमली ओवरस्ट्रेच, तो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड, इसको बिल्कुल आप अवॉइड करें फ्रेश पोजीशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन है होल्ड कर रहे हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। लोअर सर्किट जो है इसके थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएं कि ऐसा ना हो कि लोअर सर्किट लगना अगर शुरू हो तो आपको एग्जिट करने ना मिले। तो ये सलाह रहेगी मिर्जा इंटरनेशनल पे। अगर मैं फुटवेयर स्टॉक्स देखूं तो बहुत ज्यादा ब्रेकअवे मूव्स हमें बहुत सारे स्टॉक्स पे नहीं देखने मिल रहा है। फिर भी एक स्टॉक अगर मेरी नजर में आ रहा है वो है रिलैक्सो। ये हल्का सा साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है विद अ पॉजिटिव बायस, तो अगर कोई स्पेस में रहना चाहे तब आप 820 के स्टॉप लॉसेस को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट 845 और 860 के रहेंगे, बट अगेन ये भी थोड़ा पोजिशनल प्ले हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा ब्रेकअवे रैली नहीं है इसमें भी। तो चलिए फुटवेयर स्टॉक्स पर ये रहा आपके लिए, लेकिन गुजरात बेस्ड कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, जीएसएफसी, जीएमडीसी, गुजरात गैस, गुजरात इंडस्ट्रीज और गुजरात एल्कलीज। देखिए बाजार में फंडामेंटल न्यूज के लिहाज से काफी हद तक एक्शन दिखता है, लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइंस और पॉलिसीज में बदलाव का भी असर बाजार पर, इक्विटी मार्केट्स पर आता है। गुजरात बेस्ड कंपनियों में क्या खबर है जिसके चलते सारे के सारे स्टॉक्स में अपमूव है? सौमित एक डिटेल रिसर्च लेकर आए हैं। सौमित आप बताइए। इनके नाम है जीएसएफसी, जीएनएफसी, जीएमडीसी, जीएसपीएल, गुजरात गैस, गुजरात एल्कलीज और गुजरात इंडस्ट्रीज। ये 7 कंपनीज मेनली फोकस में है, क्योंकि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टिव दिया है कि आगे चल के जो डिविडेंड पे आउट होगा वो एटलीस्ट 30% ऑफ द नेट प्रॉफिट या 5% ऑफ द नेटवर्थ, जो भी ज़्यादा अमाउंट है वो होगा। इन कंपनीज को बायबैक करना पड़ेगा अगर उनका नेटवर्थ 2000 करोड़ से ज़्यादा है और कैश बैलेंस 1000 करोड़ से ज़्यादा है। आगे चल के इन कंपनीज को बोनस इशू भी करना पड़ेगा अगर उनके रिजर्व जो है वो 10 टाइम्स है इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने, और स्टॉक स्प्लिट भी करना होगा अगर उनका करंट मार्केट प्राइस या बुक वैल्यू जो है वो 50 टाइम्स है फेस वैल्यू के सामने। तो इसी दम पे ये सारे कंपनीज पे फोकस देख रहा है, क्योंकि एक कैपिटल एलोकेशन का जो कंसर्न जनरली रहता था गवर्नमेंट ओन कंपनीज के सामने, वो अब मिटिगेट हो जाएगा। तो हमने ये पूरा एनालिसिस किया, सारे कंपनीज के नेटवर्थ, कैश बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सब चेक किए, और उसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि जीएनएफसी एक ओनली स्टॉक है जो बायबैक के लिए एलिजिबल होता है आगे चल के, क्योंकि उसका कैश बैलेंस 1000 करोड़ से ज़्यादा है। अब यहाँ ये लिस्ट में जो 7 कंपनीज है, ये 7 कंपनीज एलिजिबल हो रहे हैं आगे चल के बोनस इशू करने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो जीएसपीएल और गुजरात इंडस्ट्रीज, ये 2 कंपनी के अलावा बाकी सारे 5 कंपनीज में स्टॉक स्प्लिट आने की एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के हिसाब से। सिर्फ जीएसपीएल और गुजरात इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अब जब डिविडेंड पे आउट की बात आती है तो कंपनीज जैसे कि जीएसएफसी, जीएनएफसी, जीएसपीएल, गुजरात एल्कलीज और गुजरात गैस, ये सारी कंपनीज का जो डिविडेंड पे आउट है वो डबल हो सकता है आगे चल के। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर का जो डिविडेंड पे आउट है वो 800 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 8 परसेंटेज पॉइंट से मिनिमम बढ़ सकता है आगे चल के। और जीएमडीसी का जो डिविडेंड पे आउट है वो लार्जली स्टेबल रहेगा आगे चल के। हमारे एनालिसिस के हिसाब से है, जो पास डिविडेंड पे आउट रहा है कंपनी का और जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया है आगे चल के होने का, उस बेसिस पे। सौमित बहुत जरूरी जानकारी, और हम देख रहे हैं गुजरात बेस्ड कंपनियों में इसका एक सीधा असर देखने को मिला है। 2000 करोड़ के नेटवर्थ और 1000 करोड़ के कैश होने पर बायबैक करना होगा, और ये खबर इनफैक्ट डिविडेंड और बोनस शेयर के लिए नई पॉलिसी जो जारी होती हुई दिखी है गुजरात कंपनियों पर गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक असर है जो कि सारे के सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। 5 कंपनियां जो कि फोकस में इनफैक्ट 7 है, लेकिन 5 पर इसका एक बड़ा असर आता हुआ दिखेगा। संतोष, थोड़ी देर पहले जब हम गुजरात गैस को डिस्कस भी कर रहे थे, इसी खबर का जिक्र भी किया था। अब डिटेल है इस खबर से जुड़ी सारी की सारी हमारे पास। गुजरात बेस्ड कंपनियां अच्छा एक्शन दिखा रही है। गुजरात एल्कलीज, जीएनएफसी, जीएसपीएल, जीएमडीसी, इन तमाम स्टॉक्स में से कोई स्टॉक पिकिंग अगर आपके रेडार पर ये स्टॉक्स हैं? ये टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जीएनएफसी और जीएसएफसी ही जो स्टॉक है वही स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर लग रहे हैं। जीएनएफसी की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 580
के आसपास, बट मुझे लगता है क्रॉस होगा, स्टॉक 600 की ओर जा सकता है। और जीएसएफसी की बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ चुका है। स्टॉक का जो टारगेट आ रहा है 148 से 150 रुपए का आ रहा है, जो करंट भाव से अभी भी 10 रुपए के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। हालांकि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जीएसएफसी में अब आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 137 रुपीज का फॉर द टारगेट ऑफ 140। शॉर्ट कवरिंग अबाउट आपको कुछ और सीमेंट स्टॉक्स में भी दिख रहा है। डालमिया भारत हो, रैमको सीमेंट हो, वहां पर भी आपको अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव दिख रही है। क्या इन्हें प्लस करने की इन लेवल्स पर इन दोनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक या फिर दूसरी कोई सीमेंट कंपनी पसंद आएगी सुमित आपको? ठीक है, डालमिया यहाँ पे लग रहा है कि अपना एक बेस बना रहा है। आज का लो भी देखिए और कल के सेशन का पूरा लो देखिए तो करीबन 1900 का एक बेस बना रहा है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आवर का वेट करूंगा। जैसे ही 1940 जो अभी लेवल चल रही है अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। जो नेक्स्ट लेवल अचीवेबल लग रहा है दैट इज अराउंड 1996 का। दूसरा अगर मैं पसंद करना चाहूँ तो मेरा एसीसी पे नजर रहेगा। देखिए एसीसी कंपेयरिंग अभी जो बेस बना था 1715 का और आज भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने के चांसेस लग रहे हैं। तो स्टॉक जैसे ही ये 1750 का लेवल क्रॉस करेगा, अपना जो पिछला हाई अभी रिसेंट बनाया था 1790 उसके ऊपर भी जा सकता है और मुझे 1866 का नेक्स्ट लेवल मुझे दिख रहा है। ठीक है, इंडिगो को भी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो इस सुमित आपकी राय हमने ली, इन स्टॉक्स पर एक व्यू रहा। इंडिगो को भी एक बार चेक करते हैं। वहां पर भी एक लॉन्ग बिल्टअप तो आपको दिख रहा है, लगभग 4-4.5% की इंडिगो पे मूव दिख रही है। क्या ये गेंस में कन्वर्ट हो पाएगा या फिर लॉन्ग बिल्टअप किस साइड है? कुछ आप बताएं, क्या मूव हो रही है इंडिगो में? तो देखिए एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था और इसका एक गैप रेजिस्टेंस था 1970 के आसपास का। बिल्कुल वहीं पे आके हल्का सा उसके ऊपर ही सही बट सस्टेन कर रहा है। बायस यहाँ पे पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अगले ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। लेकिन 2000 के जो लेवल्स हैं साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली बोथ वेज इट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये क्रॉस होता है उसके ऊपर सस्टेन होता है तब आप इसमें एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करें, वरना हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम समय और बिताएं। तो 2000 के ऊपर एक कंडीशनल बाय रहेगा। इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस है ये करीब 1975 के जो लेवल्स हैं जो अब एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे, यहाँ पे लेके चलें। टारगेट आपके लिए यहाँ पे है 2050 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो है ये राउंड फिगर 2100 का ही बन के आ रहा है। तो 2000 के ऊपर कंडीशनल बाय इंडिगो करके चल सकता है। तो चलिए कंडीशनल बाय इंडिगो पर अभी थोड़ी देर पहले सीमेंट स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सीमेंट स्टॉक्स के लिए क्वार्टरली अर्निंग्स फोर्थ क्वार्टर कैसा रह सकता है? फोर्थ क्वार्टर की तरफ से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, अच्छे अनुमान है नतीजों को लेकर। इनफैक्ट वॉल्यूम्स के फ्रंट पर स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट की जो कंसर्न्स हैं वो छटते हुए दिखे हैं, जो कि सीमेंट प्लेस के लिए पॉजिटिव प्ले आउट करेंगे। वहीं प्राइसिंग की तर्ज पर अगर देखें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हाथ लगी है, क्योंकि कंपनियां प्राइस हाइक्स लगातार नहीं ले पा रही हैं। सीमेंट कंपनियों पर आगे किस तरह की चाल होगी, आउटलुक कैसा होगा और कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ शेर खान से रोनाल्ड सियोनी जुड़ गए हैं, जो कि सीमेंट को क्लोजली ट्रैक करते हैं। रोनाल्ड, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीन हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले डिमांड के फ्रंट पर ही आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी में हमने डिमांड अच्छी देखी थी, लेकिन मार्च में कंपैरेटिवली अगर जैन और फेब से देखें डिमांड जो है वो कमजोर हुई है। डिमांड के फ्रंट पर आने वाले क्वार्टर्स से किस तरह के सेंटिमेंट्स है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन ईयर से ठीक पहले, क्योंकि इंफ्रा डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, इसका एक इम्पैक्ट है और इसी के चलते आगे डिमांड में बढ़ोतरी दिखेगी? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डिमांड जैसे कि हमारा भी एक्सपेक्टेशंस था कि क्वार्टर 4 में अराउंड 10 to 11% इंडस्ट्री डिमांड ग्रोथ रहनी चाहिए विथ लार्ज प्लेयर्स लाइक अल्ट्राटेक, डालमिया, वो थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाना चाहिए कंपेयर टू एसीसी, अंबुजा एंड श्री सीमेंट वेयर 6 to 10% डिमांड ग्रोथ कह सकते हैं। बाकी रैमको सीमेंट्स है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू इंडिया सीमेंट्स और जेके लक्ष्मी वेयर वॉल्यूम्स थोड़े से कम रह सकते हैं। बट ओवरऑल डिमांड ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है क्वार्टर 4 में, स्पेशली फॉर फ्रंटलाइन प्लेयर्स। हमने देखा अल्ट्राटेक का 15% वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, डालमिया भारत का 13% YOY वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। तो क्वार्टर 4 हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, स्पेशली गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये टाइम पे बहुत हाई रहती है। हमने देखा है कि रोड्स जो कंस्ट्रक्शन रहा है वो जैन टू मार्च
क्वार्टर में भी बहुत अच्छा रहा है और उसने पिकअप किया है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सो और रेसिडेंशियल डिमांड भी काफ़ी अपबीट रही है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहा है क्वार्टर 4 में फॉर द सेक्टर एज अ होल। We should expect cement companies to show a strong volume growth for this quarter on a YOY basis. बिल्कुल, आपने अल्ट्राटेक की बात और की। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन क्वार्टर 4 में सीमेंट प्राइसेस का एक्सपेक्टेड था, और ये हर साल क्वार्टर 4 में मोस्टली देखा जाता है कि अराउंड 1% to 1.5% सिक्वेंशियल करेक्शन रहता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, क्लोजिंग ईयर रहता है जहाँ पे वॉल्यूम्स पुश होता है, तो क्वार्टर करेक्शन हर बार दिखता है। और क्वार्टर 4 में एक जैसे क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स हमने देखा है पेटकोक और कोल प्राइसेस में करेक्शंस हुए हैं, तो एक अच्छा कंफर्ट लेवल इंडस्ट्री को मिला है कि सीमेंट प्राइसेस को थोड़ा कम रखे, वॉल्यूम्स को पुश करे और मार्केट शेयर गेन करे क्वार्टर 4 में। तो बट क्वार्टर 1 में हमेशा हमने देखा है कि प्राइसेस सीमेंट प्राइसेस पिकअप होते हैं, तो क्वार्टर 1 एक सीमेंट प्राइसेस के ऊपर हमारी नज़र रहेगी कि कहाँ तक इंडस्ट्री सस्टेन कर पाती है या इम्प्रूव कर पाती है सीमेंट प्राइसेस को क्वार्टर 1 में, तो एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट रहेगी। बाकी पेटकोक प्राइसेस, डोमेस्टिक पेटकोक प्राइसेस भी हमने देखे फ्रॉम अप्रैल 1 रिलायंस ने भी कम किए बाय 6.5% मंथ ऑन मंथ। ओवरऑल जो इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस है या डोमेस्टिक प्राइसेस है वो ऑलरेडी सिक्वेंशियली डाउन है, तो इसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड फ्यूल कॉस्ट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ पर टन बेसिस हमको क्वार्टर 4 FY23 में और क्वार्टर 1 में दिखना चाहिए, विच शुड कशन द एबिटा पर टन वेयर वहाँ पे जहाँ पे सीमेंट प्राइसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। ओवरऑल ऑन द अर्निंग्स फ्रंट हमारा क्वार्टर 4 रिव्यू के हिसाब से अल्ट्राटेक और दालमिया भारत वुड बी द लीडर्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। ओके, रोनाल्ड के पास इतना सारा कंटेंट था बताने के लिए कि मुझे सवाल पूछना भी नहीं पड़ा, बट दैट्स ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ समझ आई कि इनपुट कॉस्ट आपकी ईज आउट हुई है, प्राइस हाइक Q1 में बेटर प्राइस हाइक एंटिसिपेट करने चाहिए, और साथ ही वॉल्यूम एक्सपेंशन कई सारी कंपनीज में है, तो नंबर्स तो अच्छे आने की उम्मीद है, इस स्पेस पर नजर है। शुक्रिया रोनाल्ड इस सब सारी जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो हमारे साथ विक्रम कोटक होंगे, लेकिन उससे पहले कोटक AMC के नीलेश शाह का भी एक व्यू आपको सुनवाते जाते हैं। एक क्षेत्र में राम भी मिलते हैं और रावण भी मिलते हैं, तो हमेशा निवेश करते समय अच्छे प्रमोटर के साथ निवेश करना जरूरी है। सब्जेक्ट टू दैट केविएट की अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रमोटर बहुत जरूरी है निवेश करने के लिए। हमें लगता है कि एक दो क्षेत्र ऐसे जहां पे आने वाले कुछ सालों के लिए मार्केट आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। आज चाइना +1 हम देख रहे हैं दुनिया में, लोग चाइना से अपना सोर्सिंग बेस दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। भारत में भी बहुत सारी कंपनीज आ रही है, बहुत सारी ग्लोबल कंपनी भारतीय कंपनी से खरीदारी कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ये एक ऐसी हरफन मौला थीम है जो आने वाले कुछ समय के लिए आउट परफॉर्मेंस दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग थीम के तहत हमने केमिकल सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करते देखा है पिछले 4-5 सालों में। उसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स होंगे अंडर ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आता रहेगा।